हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज होने वाली आपकी सीटेट के मैथ्स की महामैराथन क्लास। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, जो वो आपके 16 तारीख से शुरू हो जाएंगे और आपके जनवरी तक चलेंगे। तो आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर जो आपकी मैथ्स आती है वो आती है आपके पूरे 30 नंबर की। इस 30 नंबर में से जो 15 नंबर होते हैं, 15 नंबर में आता है आपके न्यूमेरिकल, जिसकी आज आपकी महामैराथन क्लास होने वाली है। किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से देखने को मिलेंगे वो आज की महामैराथन क्लास में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, उन बाकी के 15 नंबर में आती है आपकी मैथ्स की पेडागोजी। इसके ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बनाकर मैथ्स की पेडागोजी को कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो मैथ्स होती है वो आती है आपके 30 नंबर की। तो पेडागोजी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी मैराथन क्लास, तो उस मैराथन क्लास को आप लोग देख लेना। उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए सीडीपी की मैराथन क्लास करा चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। ईवीएस की एनसीईआरटी करा दी, उसके अलावा मैथ्स की पेडागोजी मैंने करा दी है। ठीक है, उसके अलावा सभी सब्जेक्ट की कॉमन पेडागोजी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा दी है। और कल मैंने हिंदी की महामैराथन क्लास में हिंदी कंप्लीट करा दी थी। और आज जो आपके मैथ्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं 15 नंबर के, वो आज मैं आपके कंप्लीट कराऊंगा। देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो मैथ्स के अंदर 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े आसान आते हैं। ठीक है, 15 में से पूरे 15 नंबर बच्चा लेकर आ जाएगा अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर ले मैथ्स की। बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं और लोग बाग पता नहीं इससे क्यों इतना डरते हैं, मैथ्स से इसको छोड़ देते हैं या डर नहीं लगता, इससे डर लगता है। अगर आपने यहाँ पे मैथ्स छोड़ दी ना सीटेट में, तो यहाँ पर तो सीटेट पास हो जाओगे इसे छोड़कर, लेकिन मान लीजिए आगे सुपर टेट निकला, केवीएस निकला, डी ट्रिपल एस भी निकला, वहां पर मैथ्स आप कैसे छोड़ पाओगे, वहां दिक्कत आपको बन जाएगी। तो मैथ्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। आज की वीडियो के अंदर जो आपके 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके के देखने को मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, सभी मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी डरना मत। और आज की वीडियो को देखने के बाद, आज की जो महामैराथन क्लास है इसको देखने के बाद आप खुद ही कहोगे कि सर जो 15 नंबर के तो फ्री के 15 नंबर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको शुरुआत। उसके अलावा जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट है उनकी मैराथन क्लास मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगाई हुई है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आपको मिलती रहे। अभी आपकी हिंदी तो हो गई, आपकी इंग्लिश की आएगी, संस्कृत आएगी, सोशल साइंस आएगी और आपकी साइंस आएगी। बाकी के सब्जेक्ट में पहले कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स करते हैं शुरुआत। और देखिए, आज क्लास थोड़ी लेट भी हो गई। आज क्लास लेट इसलिए होगी, इसका रीजन भी है। मेरे यहां पर पिछले कल से और आज से टेक्निकल दिक्कत चल रही है, बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, ना तो क्लास टाइम पर हो पा रही है इस टेक्निकल दिक्कत से, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो भी थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज आप लोग करिए और ये टेक्निकल दिक्कत आज ठीक हो जाएगी। देन उसके बाद आपकी क्लास प्रॉपर टाइम पर चलेगी, ठीक वही ठीक 6 बजे। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर जो थोड़ा धीमा हुआ है वो भी उसी स्पीड से चलेगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं मैथ्स की महामैराथन क्लास। और उसके अलावा अगर आपको ये व्हाट्सएप में मैंने अपना दिया हुआ है, तो आपको मेरे वाले सीटेट नोट्स जिसने नहीं लिया इस पर मैसेज करके आप लोग ले सकता है। लास्ट के टाइम पर आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना है जो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर दिया हुआ है, सिर्फ इसी नंबर पर है। बाकी कहीं और आपको मिले समझ जाना फेक है, फ्रॉड है। और 2-3 लोगों के खिलाफ कल एफआईआर भी हो गई थी, तो उनके फोन कॉल भी आए, उसके बाद उन्होंने सॉरी मांगा, लेकिन अभी तक सॉरी की नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, मतलब उनको माफी नहीं दी। क्यों? बच्चों के फ्यूचर से वो खिलवाड़ कर रहे थे, साथ में मेरा भी नाम खराब कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो जो भी आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगी मेरे सिर्फ इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मिलेगी, तो इसी पर आप लोग मैसेज करके नोट्स ले लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो। उसके अलावा पेपर आपका बहुत नजदीक आ गया है। जो आपका सीटेट का पेपर है, इस बार आपका ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट है। मैंने आप लोगों के लिए पहले अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो आप लोग इसके ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अपने यहां पर तैयारी करिए। सेम आपको वही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जैसा आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है, प्लस अपनी तरफ से कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आंसर भी लिए हुए जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ये आपको सभी प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर मिलेगा। तो आप लोग गूगल पर जाकर sachinacademy.com अपना सर्च करना। उसके बाद मेरी इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी, यहां पर सीटेट मॉक टेस्ट करके रजिस्ट्रेशन करके आप लोग जी भर के इसके ऊपर मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, चलिए ये काम आप लोग कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन आपको करना जरूरी है। ये कल से ये हो गया, मेरी क्लास होगी थोड़ी स्लो हो गई है, क्यों? टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, लेकिन अभी ये 1-2 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास चलेगी, तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दूंगा जो आपके मैथ से संबंधित है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर होंगे, और जो पिछला सीटेट होता वो आपका उसके क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, और आपको टाइप भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं।
जो आपके 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो लगभग आपकी इन्हीं टाइप से आते हैं, एक एक टाइप से एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए मैंने बताया लेट इसलिए हो गया, मेरे यहाँ पर टेक्निकल दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से क्लास लेट हो गई, सॉफ्टवेयर थोड़ा लेट हो गया मेरा। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर वगैरह और ये मेरी क्लास जो है कल से क्या 1 घंटे बाद से ठीक हो जाएगी और कल से क्लास ठीक 6 बजे चलेगी। ठीक, देखिए पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए जो आपको जानना जरूरी है, आई होप आपको पता भी होगा। अगर मैं बात करूं पहले नंबर्स की संख्याओं की बात करूं, आपको पता है अगर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपके 1 2 3 से लेके आपका इन्फिनिट तक आपके नेचुरल नंबर होते हैं, इनमें आपका जीरो नहीं होती। अगर मान लीजिए इनमें आपके जीरो लग गई तो समझ जाना ये आपके होल नंबर होते हैं जो आपके जीरो से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इवन नंबर, ओड नंबर आप सभी को पता होगा, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं जैसे 2 4 6 8 10, उसके अलावा ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ये बात भी आपको पता होगी। ठीक, उसके अलावा अगला देखते हैं, अगला है आपका सक्सेसर, मतलब जिसको उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या फिर इसको परवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाली परवर्ती जो है सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछी जाती थी जब सीटेट शुरू हुआ था, यानी 2011 से बहुत पूछे गए हैं, अब तो कम हो गई इनकी। तो सक्सेसर में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो नेचुरल नंबर होता है जो आपके 1 से एक से शुरू हो जाते हैं इन्फिनिट तक चलते हैं, उसमें सिर्फ आपको एक जोड़ देना है, यानी उसमें एक जोड़कर आपका सक्सेसर यानी कि उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या जिसको परवर्ती कहते हैं वो आपका निकल कर आ जाएगा। परवर्ती के अलावा दूसरा होता है आपका पूर्ववर्ती, उसमें एक जोड़ दो और इसमें एक घटा दो तो आपका पूर्ववर्ती निकल कर आ जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जो आपके एग्जाम होता है उसमें जो आपका 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, तो इन न्यूमेरिकल के अंदर आपको ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, देखते रहिए आप लोग। उसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी है, यही वो फॉर्मूले है जो सीटेट के एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इन फॉर्मूले को आप लोग देख लीजिए, इनके ऊपर नजर डाल लीजिए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं जो जो मेन फॉर्मूले है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं पहले स्क्वायर की, देखिए आप सभी को पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और उस पर जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो भी बराबर होता है, और उसमें प्रत्येक जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। ठीक, उसके अलावा अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, तो होता है आपका साइड का स्क्वायर। अब इनको याद कर लेना, आगे क्वेश्चन आएंगे, आंसर आप लोगों से निकलवाऊंगा मैं फिर। ठीक, दूसरा होता है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाप, ये होता है 4 इंटू ए, यानी जो साइड होती है ये इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है। इतना जान लिया आप लोगों ने स्क्वायर के बारे में, आगे चलते हैं। स्क्वायर के अलावा आगे बात करते हैं रेक्टेंगल की। देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ठीक, इसमें भी क्या होता है, विकर्ण इसमें भी बराबर देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर इसके एरिया की बात करी जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर बात करें आयत के परिमाप की, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की, ये होता है 2l प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, ये दो हो गए आपके, स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया। आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं, स्क्वायर से और रेक्टेंगल से। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये आपको गिवन है। मैंने कहा ना सीटेट का पेपर आपका एनसीईआरटी से देखने को मिलता है। अगर बात करूं आगे घनाभ की मैं बात करूं, ठीक, तो घनाभ का क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसका आयतन निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं घन के आयतन की तो होता है साइड की क्यूब, अगर वॉल्यूम की क्यूब निकालूं। बस यही फॉर्मूले आप लोग याद कर लेना, ये आपका काम चला देंगे आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर। अब थोड़ा सा एक नजर एंगल यानी जो कोण होते हैं उनके ऊपर आप लोग एक बार नजर डाल लीजिए, देन उसके बाद मैं फिर आपको क्वेश्चन आंसर पर लेकर चलता हूं। देखिए अगर मैं बात करूं पहले एक्यूट एंगल, जिसको न्यून कोण कहा जाता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम का होता है। ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो आपके एक्यूट एंगल होते हैं, 90 डिग्री से जो कम होता है, इसलिए इसको न्यून कोण कहा जाता है। उसके अलावा जो एंगल 90 डिग्री का होता है यानी जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहा जाता है समकोण यानी कि राइट एंगल उसको कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर बात करें अगले की तो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, वो एंगल जो 90 डिग्री से तो अधिक ही रहता है, 90 डिग्री से ज्यादा रहता है, लेकिन 180 डिग्री से कम रहता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है 135, 155, यानी 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम होना चाहिए आपका जो अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं अगले की तो वो है आपका स्ट्रेट एंगल जो आपका 180 डिग्री का होता है, ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक, अब देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में ये दोनों भाई पूछने को दिख जाते हैं आपको। कौन कौन से दोनों भाई है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उसके अलावा सप्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण। देखिए सिंपल सा समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
जिन एंगल का योग यानी जिन एंगल का जोड़ 90 डिग्री होता है वो होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि कोटि पूरक कोण। जैसे यहां पर 62 डिग्री 62 एंगल है, ठीक। अगर मैं इसमें 28 जोड़ दूं तो 62 में 28 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक। इसको समझ गए आप लोग। उसी तरीके से आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का योग 180 डिग्री होता है, उसमें दो एंगल का योग 90 डिग्री होता है, इसमें 180 डिग्री होता है। जैसे अगर 120 में अगर 60 जोड़ दिया तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी, मैंने आपको कुछ जो नंबर होते हैं उनसे संबंधित बेसिक जानकारी दी, आपको बेसिक जानकारी आपके फॉर्मूला वगैरह से रिलेटेड आपको बेसिक जानकारी दी, ठीक। अब उसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन आंसर पर लेकर चलता हूं और क्वेश्चन आंसर के अंदर मैं आपको टाइप बताता जाऊंगा। जो जो महत्वपूर्ण टाइप है जहां से आपका एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, उन महत्वपूर्ण टाइप के ऊपर मैं अब आपको बताता हूं। आप लोग अब ध्यान से इस बात को सुनते जाना, ठीक है जी। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। आप लोग भी अपने हाथ में एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और फिर इनके सॉल्यूशन करने हैं आप लोगों को खुद से, और देखते हैं बच्चा कितना सही करता है आज की वीडियो के अंदर जी। अभी एडमिट कार्ड आप लोगों के चक्कर में मत पड़ो, आपके एग्जाम से 2 दिन पहले आपका जो फाइनल है दूसरे फेज में मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक। देखिए अब पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से देखना और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और मेरे साथ इसको सोल्व करना। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि स्कूल की एक सभा में एक क्लास के स्टूडेंट एक पंक्ति में खड़े हैं, तो दोनों सिरों से जो रूही है उसका 19वां स्थान है, तो उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है। यह क्वेश्चन आपका जो सीटेट का भी पिछली बार पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। एक बात और ध्यान से सुनिए, जो सीटेट का अभी तक जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लगभग सेम पैटर्न पर सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जो आज तक आपके सीटेट के हुए थे। लेकिन जो पिछले वाला सीटेट हुआ था उसमें जो आपके 15 नंबर के न्यूमेरिकल थे उसमें 7-8 क्वेश्चन आपके थोड़े से अलग टाइप के पूछ लिए, ठीक। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको अलग टाइप का पूछ लिया था। पहले मेरी बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, जो आपका सीटेट का जो आपका मैथ्स आती है बड़ी ही आसान आती है। क्या आती है? बड़ी आसान आती है, बड़ी सिंपल आती है। जैसा जैसा एग्जामिनर हमसे कहता जाए वैसा वैसा आप चीजों को करते जाइए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ भी ज्यादा तिगड़मबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसान आती है। आज की जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद कहोगे सर वाकई में बड़ी मैथ्स आसान है, फिर भी हम पता नहीं क्यों इससे डरते थे, हमें नहीं आती। पूरे 15 में से 15 नंबर का आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपका मैथ्स होता है, ठीक। अब देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसको आपको सोल्व नहीं करना। अब कहोगे सर सोल्व नहीं करना तो फिर क्या काम करेंगे? इसके अंदर सिंपल सा आप लोग एक ट्रिक लगानी है, ठीक है, ट्रिक लगानी है। अब ट्रिक क्या लगानी है? जब भी आपसे टोटल स्टूडेंट पूछे, टोटल व्यक्ति पूछे, कुछ भी आपसे टोटल पूछे, क्या पूछे? जब भी आपसे टोटल पूछे इस तरीके का, तो इसके अंदर आपको ट्रिक लगेगी, हां जी, इसके अंदर आपको ट्रिक लगेगी लेफ्ट प्लस राइट। ट्रिक क्या लगेगी? लेफ्ट प्लस राइट। मतलब जो भी आपको व्यक्ति मिलेगा वो उल्टे दाएं स्थान पर क्या उसका नंबर है, बाएं स्थान पर क्या उसका नंबर है, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट करके उसमें से एक आप लोग घटा देना, ठीक। लेफ्ट प्लस राइट यानी दाएं और बाएं की जगह कभी कभी ऊपर या नीचे आपको दिया होगा, ठीक है। ऊपर से इतना स्थान है, नीचे से इतना स्थान है, तो ऊपर नीचे जोड़कर वहां पर एक आप लोग घटा देना। सिंपल सी आप लोग इस ट्रिक को आपको याद रखना है, आपका जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूं। रूही का स्थान 19वां स्थान है दोनों सिरों से, यानी सीधे हाथ की तरफ से भी, दाएं से भी और बाएं से भी। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी टोटल निकालने की, कि दाया और बाया दोनों जोड़ दो, तो इधर से भी 19वां है दाएं से और बाएं से भी 19वां है, और दोनों को जोड़कर एक घटा दो, 19 और 19 38 माइनस 1, आंसर आपका निकल कर आ गया, ठीक। आप लोग समझ गए इसको? तो सिंपल सा देखे, आपको ट्रिक निकालनी है। जब भी आपको टोटल चीज निकालनी हो तो जो भी आपका दाया है बाया है उनको जोड़ दो और उसमें से एक घटा दो, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। इसके अंदर आपको कोई भी तिगड़मबाजी करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, ये पिछले ही सीटेट में आपको पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, इसका आंसर आप लोग निकालिए खुद से। क्वेश्चन दिया मैंने कि एक कतार में, देखिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि एक कतार में, अपना नाम लिख देता हूं, एक कतार में सचिन दाएं से, एक कतार में सचिन दाएं से 7वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है, 7वें स्थान पर खड़ा है, और बाएं से 28वें स्थान पर खड़ा है। तो बताइए जो कतार है उस कतार में टोटल व्यक्ति कितने हैं, उस कतार में टोटल व्यक्ति कितने हैं, आप लोगों को बताना है। अब सिंपल सा क्या आंसर निकलेगा? सर आपने तो टोटल की ट्रिक बताई थी, जो भी ऊपर नीचे का नंबर दिया हो, जो भी दाएं बाएं का नंबर दिया हो, दोनों को जोड़ दो, तो 7 और 28 को जोड़ दो, तो 7 और 28 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा?
28 35 आ जाएगा ना, और इसमें से एक घटा दो तो 35 में से एक गया, क्या बचा 34, आपका आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको देखे करने के लिए कुछ भी नहीं था। और पिछली बार सीटेट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे इससे इतना डर गए, पता नहीं क्या नई टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल गए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। जो सीटेट का पेपर होता है बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो जो टाइप आपको बताऊंगा उसी टाइप में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। बस जितना हो सके प्रैक्टिस करना सॉफ्टवेयर के ऊपर, आपका मैथ्स का न्यूमेरिकल का आपका सारा डर निकल जाएगा, ठीक। इसको आप लोग समझ गए। चलिए अब बढ़ जाते हैं अब आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि इन अ डिवीजन सम, यानी एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल यानी रिमाइंडर का डबल है, दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो बताओ वो नंबर, वो संख्या क्या होगी। ये सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को बाद में सोल्व करना, पहले आप लोग इनको जान लो, भाज्य भाजक भागफल, ठीक। आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, ये होता है हमारा भाज्य जिसको डिवाइड किया जाता है, ठीक। ये होता है हमारा भाजक और ये होता है हमारा भागफल होता है। इतना बात आप सभी को पता है। और नीचे होता है हमारा रिमाइंडर यानी कि हमारा शेषफल होता है हमारा नीचे, इतना आप सभी को पता है। इसके अंदर आपको सीधा सा अपना इक्वेशन या ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सिंपल सा आपको रूल फिट करना है कि भाजक जो भी आपको दिया होगा, ठीक है, ये होता है आपका भाज्य बराबर, ये फॉर्मूला पुटअप करना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ठीक है, और प्लस शेषफल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आप लोग गलत नहीं करोगे। जैसे क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। ना तो हमें ये पता भागफल कितना है, ना हमें पता शेषफल कितना है, लेकिन यहां पर अगली लाइन में दिया हुआ है कि भाई शेषफल 5 है, तो ये जो शेषफल है ये कितना दिया हुआ है, शेषफल हमको 5 दिया हुआ है, सीधा हमने 5 लिख दिया। जो भाजक दिया हुआ है वो क्या है, वो शेषफल का दुगुना है। जब शेषफल 5 है तो भाजक कितना हो जाएगा, तो भाजक हो जाएगा भाई आपका 10, आपका भाजक हो जाएगा। और जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना, यानी अगर ये 10 है तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि भागफल का 2 गुना है, बीच में मल्टीप्लाई। सीधा इक्वेशन सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10 की इसमें करेंगे 20 प्लस 5, आंसर आ गया आपका 25। आंसर आपका पहला आंसर सही हो गया। अब बताइए इसके अंदर करने के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं था। सिंपल आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका ये सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, ठीक। और करने के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपका एक क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने का। पहली बात आपकी खत्म हो गई, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। उसके अलावा एक आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपने सीटेट के एग्जाम के अंदर, बोर्ड मास का रूल। किसका, यहां पर लिख देता हूं मैं, बोर्ड मास का रूल। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, सीधा बस इसके अंदर आपको सोल्व करना है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, जो बी होता है तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं, देखिए। एक तो आपने ये देखा होगा जो नंबर के ऊपर लगा होता है, इसको कहा जाता है लाइन ब्रैकेट, ठीक है। एक आपने ये वाला ब्रैकेट देखा होगा, इसको कहा जाता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। एक आपने ये देखा होगा, इसको कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट। और एक आपने ये वाला देखा होगा जिसको कहा जाता है बिग ब्रैकेट कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपको इक्वेशन दियो, उसको सोल्व करने की वाली बात हो, तो आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। तो बी के अंदर आपका ब्रैकेट आ गया, जो मैंने आपको चारों तरीके के बता दिए। उसके अलावा ओ होता है आपका ऑफ, यानी कि का, यानी मल्टीप्लाई आपको करनी है। उसके अलावा डी की अगर मैं बात करूं तो डी होता है आपका डिवीजन, एम की बात करूं तो एम होता है आपका मल्टीप्लाई, ए की बात करूं तो ए होता है आपका एडिशन और एस होता है आपका सब्सट्रैक्शन होता है। ये होता है आपका बोर्ड मास का रूल। आप लोगों ने स्कूल के अंदर और इनफैक्ट अभी तक ये पढ़ा होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे। सर वीडियो नहीं दिख रही, भाई वीडियो की क्वालिटी आप लोग खुद बढ़ा लिया करो। वीडियो अच्छी खासी दिख रही है, आप लोग खुद क्वालिटी बढ़ाइए। तो देखिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बताया दोबारा लिख रहा हूं ताकि आप लोग इसको लिख सके कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और जो जो वैल्यू हमसे पूछता जाए उसको आप लोग सोल्व कर देना। और बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक। यहां तक आप लोग समझे, कोई दिक्कत हुई यहां तक आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखो सीटेट वाले का बड़ा सदाबहार क्वेश्चन, बड़ा ही सदाबहार क्वेश्चन है सीटेट वालों का, और आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा ही देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन। और ठीक है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट वालों का। देखिए अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनते जाना।
जो जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बातें बता रहा हूं, जो जो आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको टाइप बता रहा हूं, अगर आपने उनको सुना, ध्यान से उनके ऊपर इंप्लीमेंट किया, न्यूमेरिकल में आप लोग खींच जाओगे पूरे नंबर तक। ठीक, देखिए आपको दो क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको दिया होता है कोई भी आपको नंबर दे देगा, जैसे यहां पे 36 और 60 दे दिया, कि इनका आपको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछेगा। किसी भी नंबर का आपको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ लेगा, यानी कि सबसे छोटा सार गुणज पूछ लेगा। दूसरा आपसे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लेगा। आपसे क्या पूछ लेगा? बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा सार गुणनखंड आपसे पूछ लेगा। और कभी कभी दोनों को एक साथ पूछ लेगा, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में पूछ लिया है। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कोई भी नंबर आपको दे दे, आपको जब कभी भी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछेगा, जो भी नंबर आपको दिया जाए उसका आप लोग एलसीएम निकाल देना। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। और जब भी आपको बिगेस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो जो भी नंबर आपको दिए हो तो उनका आप लोग एचसीएफ निकाल देना। बस आपको इतना काम करना है और कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करिए। हाँ वो थोड़ा स्लो हो गया है, मैंने कहा ना टेक्निकल दिक्कत हो गई, आज मेरी क्लास भी इसी वजह से लेट हुई है। यहाँ पर बड़ी टेक्निकल दिक्कत हो रही है, ठीक है, 2-3 घंटे से। तो ठीक हो जाएगा, अभी एक डेढ़ घंटे बाद ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। तो जब भी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे किसी भी नंबर का तो एलसीएम निकाल दो, और जब भी बिगेस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो एचसीएफ निकाल दो। अब हमें यही काम करना है। तो 36 और 60 का हमको एलसीएफ निकालना है। निकालो भाई एलसीएम, मेरे साथ में निकालो। 36 और 60 का निकालते हैं, 2 से कर देते हैं पहले। 18, 2 तिया 6, उसके अलावा 2 नंबर 18 और 2 पंजे 10 कह रहा हूं मैं भी 15। उसके अलावा 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। देखिए ये आपका निकल कर आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया 180। एलसीएम कितना निकल कर आ गया? एलसीएम निकल कर आ गया 180। यानी 36 और 60 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 180, जो इन दोनों से आपका कट भी जाएगा। उसके अलावा अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? बिगेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है? 18 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ले लो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ले लो। अगर मैंने मान लीजिए ले लिया मैंने नंबर, किससे कटेंगे? 9 ले लेता हूं, मैंने 9 ले दिया, तो 9 से 18 भी कट गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 भी कट गया। तो देखो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकल गया हमारा 180, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया हमारा 9 निकल गया। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे यहां पर इनका भाग पूछा है। ठीक है, इनको डिवाइड हमको करना है। कभी डिवाइड पूछ लेगा, मल्टीप्लाई पूछ लेगा, प्लस पूछ लेगा, माइनस पूछ लेगा, कुछ भी आपसे पूछ ले। तो भाई कर दो, 180 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, आंसर आपका फर्स्ट निकल कर आ गया। देखिए इसके अंदर बताने के लिए क्या कुछ बात थी? बताइए कोई चीज इसके अंदर आपको समझ में ऐसी है जो नहीं आई हो, आप लोग खुद ही बताइए इसके बारे में जी। तो ये निकल गया आपका, आपने सिंपल सा समझा। इसके अंदर मैंने आपको क्या ट्रिक बताई? जब भी आपसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे तो उनका आप लोग निकाल दो एलसीएम, जब भी आपसे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर पूछे तो उनका निकाल दो एचसीएफ, और फिर जोड़ घटा गुना भाग जो भी एग्जामिनर भाई साहब कहे वैसा वैल्यू पुटअप करके आप लोग अपना आंसर निकाल दो। इसके अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा नहीं, तो एक बार वीडियो को दोबारा और देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन, लेकिन सीटेट के एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो लास्ट के जो सीटेट हुए उसके अंदर ये भाई साहब इसकी पूछने की क्वांटिटी कम हो गई है, लेकिन पूछा बहुत बार गया है क्वेश्चन। क्यों? एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको जैसे दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन को मैं सोल्व कराता हूं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है कि 29,503, इसमें 5 के स्थानीय मान यानी 5 के आपको प्लेस वैल्यू, और 32,071 में 7 के अंकित मान, अंकित मान को जातीय मान भी कह देते थे, कहते हैं, या इसको फेस वैल्यू भी आप लोग कह दो। इसके मान में आपको क्या पूछा है? अंतर पूछा है। ठीक है, कभी अंतर पूछ लेगा, जोड़ पूछ लेगा, घटा पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले, एक बार आपको पता हो गया आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी जी। ब्रैकेट साइन ऑफ क्या पूछा आपने? ब्रैकेट का मुझे समझ में नहीं आया। ब्रैकेट मैंने चारों ब्रैकेट बता दिए थे, मैंने आपको चारों बता दिए थे, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, बोर्ड मार्क्स के अंदर आपका कमेंट ऊपर चला गया, वरना पढ़ लेता। ठीक, देखिए भाई अब लोग निकाल दो। जब भी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी हो किसी भी नंबर की, जब भी आपको स्थानीय नंबर के निकालना हो, कोई भी आपको नंबर दिया होगा, तो उस नंबर के बाद जितने भी नंबर है उनको 0 कर दो, सीधा आपका निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 5 के बाद कितने नंबर? 1 2, तो 5 के बाद इन दोनों को 0 कर दो तो निकल कर आ गई 5 की प्लेस वैल्यू 500 निकल कर आ गई।
जो अंकित मान होता है, जातीय मान होता है, फेस वैल्यू होती है, वो सेम हमेशा वही रहती है जो आपको नंबर दिया होता है। तो ये कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। पूछा क्या है, दोनों का अंतर पूछा है। 500 में से 7 गए, 493 आंसर आपका निकल कर आ गया। करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब भी प्लेस वैल्यू पूछे तो उनके प्लेस को बदल दो, जो भी नंबर पूछे उसके बाद उनको जीरो में कन्वर्ट कर दो। और देखिए फेस हमारा एक ही होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, तो वो हमेशा नंबर वही रहेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा बहुत जाता है। चलिए बढ़ते अब आपके अगली टाइप के ऊपर। जी हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर अब देखना आप लोग निकालोगे खुद। क्यों, मैंने फॉर्मूला आपको शुरुआत में ही बता दिए थे। मैंने आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनसे संबंधित फॉर्मूले आपको बता दिए थे। इसका देखो आंसर आप लोग निकालोगे खुद। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक स्क्वायर की साइड यानी भुजा 10 सेंटीमीटर है। लो भाई बना लेता हूं मैं, ये मैंने स्क्वायर बनाया और इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। जब एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो सारी 10 हो जाएगी। क्यों, इसकी सभी साइड इक्वल होती है। आगे दिया हुआ है यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दिया जाए, अगर इसकी साइड डबल कर दो। ठीक है भाई, जैसे जैसे कहता जाएगा भाई साहब हम करते जाएंगे। कितनी कर दे इसकी साइड, डबल। 10 की कितना कर दे, 20। तो ये लो हमने कर दी इसकी साइड को 20, हमने इसकी साइड कर दी। अब पूछा है तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपका जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है आपका 4a, 4 इंटू साइड, ये उसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए सिंपल सा रख दो, 4 इंटू ए कितनी आपको 10, 4 इंटू 10 इजिकल टू आपका 40 हो गया। ये तो आपका पहले था 40। अब यहां पर भी फॉर्मूला रख दो, 4 इंटू ए कितनी है 20, तो 20 चौक 80। ठीक, पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 80 हो गया। अगर जब हमने उसे डबल करा तो परिमाप जो पेरीमीटर है हमारा कितना हो गया, 40 का 80 हो गया, यानी डबल हो गया, तो 2 गुना हो गया। आंसर आपका निकल कर आ गया। अब देखिए इसके अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। स्क्वायर की मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, ठीक है, क्या स्क्वायर होता है, कैसे इसकी साइड होती है, डायगोनल होते हैं, फॉर्मूला बता दिया और उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको बता दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे एक हमको एक पैटर्न दिया हुआ है, इसकी हमको स्टडी करनी है और हमको आंसर निकालना है। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है, अगर आपको चीजें कुछ नहीं भी पता ना, लेकिन आप उसको सोल्व करने बैठ जाओगे, भले ही आपका टाइम ले जाए, लेकिन आप उसको सही जरूर कर दोगे। जैसे क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, अगर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, अगर 11 की 11 से करेंगे इतना आएगा, अगर इसकी इससे करेंगे ये आएगा। अब बताओ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इसका आंसर ना निकाल पाए। बेसिकली जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि बच्चा इसके अंदर मल्टीप्लाई करे, उसका टाइम खर्च हो और उसके नंबर दूसरी जगह से कट जाए। ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं चाहेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, सिंपल सा इसके अंदर आप लोगों को एक ट्रिक लगा देनी है। वो क्या ट्रिक आपकी, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो जितनी बार भी आपको नंबर दिया होगा, कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, लिख लो इसको, 1 2 3 4 5। जितनी बार भी नंबर देगा, 5 दे 6 दे 7 दे, नंबर लिखने के बाद उल्टा कर दो, 5 के बाद 4 3 2 1, आंसर हमारा निकल कर आ गया। यही हमारा आंसर है। ये हमको इसके अंदर ट्रिक लगानी है। चाहे तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वरना इस ट्रिक के माध्यम से सीधा इसको निकाल सकते हो। मैंने कहा ना, एग्जामिनर चाहता है आपका टाइम वेस्ट करना। देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको कोई भी 2 नंबर आपको दे देगा, ठीक है, 2 नंबर दे देगा, कोई भी 2 नंबर दे देगा, और एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो उनका गुणनफल है, जो उनका प्रोडक्ट है, उसमें दाई अंक पूछ लेगा या फिर इकाई अंक पूछ लेगा, या फिर आपको दोनों देकर उनका योगफल, जोड़, घटा, गुणा, भाग कुछ भी पूछ सकता है। तो ये वाली टाइप बड़ी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। अब देखिए इसके अंदर आपको कैसे सोल्व करना है, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना है। जी मैंने बताया सॉफ्टवेयर हो गया या चाहे मेरी क्लास हो गई, आज इसलिए लेट हुई है क्योंकि आज यहां पर टेक्निकल दिक्कत बहुत चल रही है, तो इस वजह से तो मेरी क्लास भी लेट हुई है। 6 बजे की जगह 6:45 हुई, और सॉफ्टवेयर भी थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन 1-2 घंटे में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा टेक्निकल कभी कभी हो जाती है दिक्कत, आप लोग बेफिक्र रहिए, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस खूब आप लोग जी भर के करिए। देखिए अब जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ गया पेपर के अंदर, तो भैया आपको इसको सोल्व कैसे करना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बड़ी बारीक बात मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जो बात आपको बताने वाला उसके ऊपर आप लोग नजर डालना, एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। हमसे पूछा है, हमको कोई भी नंबर दे दी और हमसे इसमें पूछा है दाई अंक और इकाई अंक का योगफल पूछा है। जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन दे, अगर हमसे पूछा दाई अंक और इकाई अंक, तो सिर्फ हमें दाई अंक और इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए, और किसी से हमको मतलब रखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है,
तो इसमें देखिए इकाई अंक और दाई अंक ये वाले दोनों नंबर हो गए, इसमें ये वाले दोनों नंबर हो गए, इनकी क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका गुणनफल कर दो। 59 इंटू 73, ठीक है। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 9 27 7 और उसके अलावा 4 तो 8 3 0 और उसके अलावा 3 4 और ये 4307 आ गया इसकी मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, ये नंबर आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, हमको सिर्फ दाई अंक और इकाई अंक जो हमसे पूछा है उनसे मतलब करना है। देखिए इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 7 और दाई अंक क्या है, यहां पर 0, क्या है 0। हमसे क्या पूछा है, हमसे जो दोनों का योगफल पूछा है, दोनों का हमसे एडिशन पूछा है, ठीक। देखिए अगर योगफल पूछा है तो दोनों को इसके अंदर जोड़ दो आप लोग, 0 में 7 जोड़ोगे आपका आंसर निकल कर आ गया, 7 आपका आंसर निकल कर आ गया। बताइए इसके अंदर करने के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं था, इसको आप लोग समझ गए। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अपनी तरफ से देता हूं। मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया 9 4 7 8 6 ये दे दिया, ठीक है। अब इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है इस नंबर से और उसके अलावा मल्टीप्लाई करनी है आपको इस नंबर से, और उसके बाद अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसमें इनका गुणनफल करने पर यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या निकल कर आएगा। अब कुछ तो बच्चे इसकी पूरी मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे जो कि एक बड़ा बेवकूफी वाला कदम होगा, लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग मैथ सोल्व करनी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। भाई अगर हमको यूनिट डिजिट पूछा है एग्जामिनर ने, बस हमको यूनिट डिजिट पकड़नी है, बाकी हमको और कोई मतलब नहीं। यहां पर यूनिट डिजिट कितने इकाई अंक 6 और यहां पर कितना है 7, यहां पर कितना है 6, बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर 6 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 42, 42 में यूनिट डिजिट क्या है 2 4 तो अपने घर जा, ठीक। उसके अलावा 2 की कर दो 6 से, तो 6 की 2 से करी क्या आ जाएगा 12, 12 में यूनिट डिजिट क्या है 2, तो आंसर निकल कर आ गया 2, आंसर निकल कर आ गया। बताइए कितनी जल्दी तरीके से जो कैलकुलेशन है हमने करी। तो हमको इस तरीके से सोल्व नहीं करना, लेंथी तरीके से, कम टाइम में सटीक आंसर हमको देना है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट भी हमको कवर करने हैं। तो दूसरी टाइप मैंने आपको बता दी। अब एक और टाइप इसी के अंदर मैं आपको बताता हूं, इसको आप लोग और ध्यान से देखना, ठीक। ये टाइप आपको बताता हूं, ये टाइप खासकर टेट वगैरह के एग्जाम में जो आपके आगे वैकेंसी निकलेगी उसमें ही पूछी जाती है, सीट में भी बहुत संभावना है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, इसका आंसर आप लोग खुद निकालिए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50, ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया। इसमें मैंने आपको लिख दिया इनके इकाई स्थान का अंक क्या है, इनके इकाई स्थान का यूनिट डिजिट का स्थान क्या है, ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसका आंसर आप लोग मुझको निकाल कर दिखाओ। अब क्या होगा सर, यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यहां तो यूनिट डिजिट एक ही दिख रही है, पावर आ गई। पावर वाले में क्या काम करेंगे, अब देखिए पावर वाले के अंदर आपको क्या काम करनी है, इसके अंदर आपको लगानी है मेरी वाली ट्रिक, ठीक। कौन सी मेरी वाली ट्रिक, जब भी आपको ऐसा पावर के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे यहां पर 99 और 50 आपको पावर दी हुई है, उस पावर को आपको हमेशा 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, उस पावर को 4 से डिवाइड कर देना। देखो पहले सिंपल सा पावर को 4 से डिवाइड करो, 99 हो गया, इसको 4 से डिवाइड करना है, और दूसरी पावर कितनी है 50, तो 50 को 4 से डिवाइड करना है। ध्यान से देखते जाना फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत करिए इसके ऊपर, एक ही बार में समझिए, एक ही बार में समझ में आ जाएगी, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बस पेन कॉपी लेकर बैठिए। देखिए अब इसको डिवाइड करता हूं, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 9 और उसके बाद 4 चौक 16, 19 में से 16 गए, बच्चे 3। ये चीज हमको पता होनी चाहिए, रिमाइंडर यानी शेषफल हमको पता होना चाहिए, इससे हमें मतलब बैठेगा, ठीक। आगे देखते हैं, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, यहां पर रिमाइंडर बच गया 2। बस हमको यही पता होना चाहिए, इसी से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। बस आपको पावर जो आपको दी हुई है 99 और 50 इनको काट दो, ये आपको हमको नहीं रखनी, ये रिमाइंडर यानी जो शेषफल है ये हमको रखना है, इसको रख दो। 3 की पावर 3, 99 की जगह देखो ये निकल कर आया था, माइनस 3 की पावर 2, 50 की जगह ये निकल कर आया था। 3 की क्यूब कितनी होती है 27, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 27 में से अगर 9 जाएंगे कितने बचेंगे 18, और 18 में यूनिट डिजिट कितनी निकली 8। तो फ्रेंड्स इकाई का अंक क्या निकल कर आ गया, इकाई का स्थान क्या निकल कर आ गया, आपका 8 इकाई का स्थान निकल कर आ गया। ये आपका इस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको तीनों टाइप बताई है जो आपको निकालनी होती है, कि इकाई का अंक कैसे निकालना है, दाई का कैसे निकालना है, और इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कैसे निकालना है। जो भी आपको पावर दी होगी उसको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर शेषफल बचेगा उसको पावर की जगह करके अपना सीधा यूनिट डिजिट आप लोग निकालिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बड़ा सिंपल तरीका है, यही इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई पर ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगली टाइप यानी अगले क्वेश्चन के ऊपर जो आपको दिया हुआ है। देखिए यह क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछा हुआ है। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए
क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब इसके अंदर करने के लिए कुछ है, बताइए। देखिए सीधा सा सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करो, 3 चौक 12, ये ऊपर एक जुड़ जाएगा 13, तो 13/4। ठीक, उसके अलावा इसमें इतने किलोग्राम चीनी से कितने बनाए जा सकते हैं, 1/16 बनाए जा सकते हैं। कितने, 1/16 बनाए जा सकते हैं। तो हमने कर दिया डिवाइड, सोल्व कर दो इसको। 13/4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर उल्टे हो जाएंगे। 16/1, 4 चौक 16, 13 चौका 52। आंसर आपका सेकंड निकल कर आ गया। इसके अंदर आपके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है जी, अब यहां तक कोई दिक्कत हुई? चलिए बढ़ते अब आपके अगली टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। अब डालते इसके ऊपर नजर और इसका आंसर आप लोग निकालना खुद से भी। और मैंने क्या बात सिंपल आपको बताई, सीटेट के एग्जाम में जैसे जैसे हमसे एग्जामिनर भाई साहब कहता जाएगा वही वही चीज हमको फॉलो करनी है। अब करते इसको फॉलो। देखिए एक संख्या यानी एक नंबर 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा हो जाएगा 50। 100 का आधा 50 ही तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में, 4 दहाई और 5 दहाई मतलब दहाई में 10 होते हैं, तो 4 दहाई मतलब 40 और 50। 40 और 50 के बीच में है वो नंबर, यानी 100 के आधे यानी 50 से आधे से छोटी है और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, यही तो नंबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। देखो भाई, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, तो यहां पर तो 3 ज्यादा है, ये वाला, ये तो आपका होने से रहा। यहां पर 2 का डिफरेंस है, ये होने से रहा 43 है आपका। देखो 3 आपका इकाई का अंक है, तो इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। देखो कम है, 43 आपका निकल कर आया, और किसी के अंदर नहीं है आपका। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, अगर 43 यानी 4 और 3 को जोड़ दे तो भैया आपका 7 बनेगा। बिल्कुल सही है, सही निकला है। तो अंकों का गुणनफल कितना है, इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका 12 निकल कर आ जाएगा। मैंने तो इसके अंदर कोई फॉर्मूला कोई कंसेप्ट कुछ नहीं फिट करा, जैसा जैसा एग्जामिनर ने कहा वैसा वैसा मैं इसको फिट करता चला गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, करने के लिए कुछ नहीं था, जैसा जैसा कहता जाए ऐसा ऐसा आपको सोल्व करना है। बड़ा आसान मैथ्स आता है, पता नहीं फिर भी बहुत से लोग इससे डरते हैं। ठीक है, आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी जब आपको जॉब वाले एग्जाम होंगे, तो प्लीज मेरे कहने से आप लोग इसको अपनी जिसकी वीक भी है ना अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, क्योंकि सीटेट से जॉब नहीं मिलेगी, उसके बाद जो वैकेंसी निकलती है उनसे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उसमें आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। अगर वहां क्या होगा ना, मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स को मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगी, तो जॉब आपको छोड़ देगी। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। आगे देखता हूं, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में टाइम से संबंधित, टाइम से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। पिछले सीटेट में तो एक से ज्यादा भी पूछ लिए थे, लेकिन एक नंबर तो कंफर्म ही आना है आपके सीटेट के एग्जाम में टाइम वाला। एनसीईआरटी में आपका गिवन है, ऐसा कभी नहीं हुआ आपका एक नंबर कभी ना पूछा गया हो। देखिए इसके अंदर जो है एग्जामिनर थोड़ा बहुत घुमा फिरा देगा क्वेश्चन, लेकिन आएगा आपका इसी तरीके से जो टाइम वाला क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखो कोई संजय है 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू करी। 18:40 का मतलब है उसने 6:40 पर अपनी यात्रा शुरू करी। ठीक, उसके अलावा 22:20 बजे समाप्त कर ली। 22 मतलब 10 बजे, यानी 10:20 पर अपनी यात्रा समाप्त कर ली। तो पूरी यात्रा करने में उसको कितना समय लगा। अब देखो पूरी में समय निकाल दो। अगर 6:40 में 1 घंटा जोड़ दूंगा क्या हो जाएगा, 7:40 हो जाएगा। अगर एक और घंटा और जोड़ दूंगा क्या हो जाएगा, 8:40 हो जाएगा। 1 घंटा और जोड़ दूंगा क्या हो जाएगा, 9:40 हो जाएगा। ठीक है, 9:40 हो जाएगा। अगर 40 में 20 मिनट जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगी। तो 20 मिनट ये और 20 मिनट ये, तो ये हो गई आपकी 40 मिनट। तो देखिए 40 मिनट तो ये हो गई, और आपके 1, 2, 3 घंटे ये हो गए। तो 3 घंटे 40 मिनट का टोटल टाइम लगा, आंसर आपका सेकंड निकल कर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन आपका टाइम से संबंधित देखने को मिल जाता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेगा फलानी रेल फलाना जगह से इतने बजे निकली, इतने जगह पहुंच गई, बताओ अपनी डेस्टिनेशन पर कब निकली। इस तरीके से बस क्वेश्चन आप एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के दे देगा, लेकिन पूछेगा आपको इसी तरीके का जो मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके अगली टाइप के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है,
कि 10 इकाई, 10 दाई और 10,000 बराबर है। क्या होगा सर, इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्जाम में? ये सभी वो क्वेश्चन है जो आते हैं सीटेट के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के अंदर आपको इसी तरीके की टाइप दी हुई है। ठीक, देखिए अब इसको सोल्व करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए, हमसे पूछा 10 इकाई, हमने 10 इकाई रख दी। हमसे पूछा 10 दाई, एक में कितने होते हैं? 10 होते हैं, तो 10 दाई में कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। हमसे पूछा 10,000, तो हमने रख दिया 10,000। ठीक है, अब बताओ किसके बराबर है? 0 1 1 0 1। आंसर हमारा निकल कर आ गया। इसके ऊपर ज्यादा मुझे डिस्कशन करने की भी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये वो सब चीजें जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। अगला टाइप आप लोग देखिए, इसका आंसर आप लोग निकालोगे खुद, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे, जितने भी एंगल है शुरुआत में मैंने आपको बता दिए थे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 4 और 2/3, ठीक है, उसमें जो समकोण है, समकोण मतलब जो आपका राइट एंगल है, ठीक है, जो आपका राइट एंगल है उसमें डिग्रियों की संख्या कितनी है? शुरुआत में मैंने आपको बता देता है राइट एंगल की कितनी होती है? 90 डिग्री का कोण होता है राइट एंगल के अंदर। ठीक है, अब 90 डिग्री के अंदर क्या पूछा है? 4 और 2/3 पूछा है। 4 पूछा है एक तो, और पूछा है 2/3 यानी 2/3। सिंपल सा सोल्व कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 4 नम 36, 360 डिग्री हो गया आपका। और इसको सोल्व करो, 3 तिया 9, 0 और 3 की 60। ठीक है, अगर 360 में 60 डिग्री जोड़ी दिया क्या हो जाएगा? 420 डिग्री हो जाएगा। आंसर आपका सेकंड निकल कर आ गया। करने के लिए कुछ था? कुछ नहीं, बस आपको राइट एंगल पता होनी चाहिए, आपकी समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत में मैंने आपको सभी एंगल बता दिए, जितने भी एंगल थे। जो बच्चा नया जुड़ा है तो शुरुआत में जरूर वीडियो को देख लेना। आप लोग जब स्टार्टिंग में वीडियो नहीं देखते तो बाद में आप जब क्वेश्चन आते हैं आपको लगता है पता नहीं कैसा आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगली टाइप के ऊपर। अगली टाइप आगे सामने आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस क्वेश्चन को बेसिकली कराने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन इससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो इस बार के आपके सीटेट के एग्जाम्पलर में आपको दिया हुआ है। जो इस बार आपका सीटेट का एग्जाम्पलर दिया था कि भाई आपके इस बार सीटेट के एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है कि आपसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर्स, यानी आपसे जो शेषफल होता है उनका गुणनफल आपसे पूछा है। किनका? इन नंबरों का। अब इनके अंदर मुझे बताने की जरूरत है कुछ भी नहीं, सीधा आप लोग खुद ही आंसर निकाल दोगे। और ऐसी बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इसका आप लोग सीधा निकाल दोगे। देखिए ये निकाल दोगे आप लोग इसका सीधा आंसर। अच्छा मैं कहूं खाली एक बार नहीं पूछा गया क्वेश्चन, एक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग यकीन कर सकते हो मेरी बात का, करना भी चाहिए भाई, कई बार पूछा गया आपका। ठीक है, तो इसमें सिंपल आप लोग इनको सोल्व कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये बताने के लिए लिया है कि आपके सीटेट के एग्जाम में देखिए कितनी सिंपल चीज पूछी जाती है, और जो आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये तो आपके समझ में आ गया, ये तो बच्चा भी कर देगा कोई स्कूल का। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था सीटेट के एग्जाम्पलर में, इसको मैं लिख भी देता हूं, आप लोग इसका आंसर बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको लिख देता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आंसर बताना इसका पूरा आप लोग साथ में। ठीक है, इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, जो लगभग आसपास में है उसका, ऑफ, और आपको नंबर दिया हुआ था। क्या नंबर दिया हुआ था आपको? 7.1 इंटू 3.85 और अपॉन में आपको दिया हुआ था 9.09। तो आपके सीटेट के एग्जाम्पलर में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ फलाना नंबर, कि ये जो आपको नंबर दिया हुआ है इसके लगभग में, इसके पास में कौन सा नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए एग्जामिनर ने ये सब चीजें कहां से ला रहा है? एग्जामिनर इन चीजों को एनसीईआरटी से लेकर आ रहा है। कहां से? एनसीईआरटी से, क्योंकि वहां पर पूछा हुआ है कि किसी नंबर के नजदीक में कौन सा पड़ेगा। ठीक है, बच्चों से एक्टिविटी के माध्यम से पूछा है। अब इसका आंसर आप लोग निकालिए। अब इसका आंसर आप लोग क्या निकालोगे? सीधा इसको सोल्व करने मत बैठ जाना, किसको इसकी पॉइंट काटोगे, पॉइंट काटने के बाद इनकी मल्टीप्लाई करोगे, नहीं। जब हमसे पूछ लिया अप्रोक्सीमेशन, लगभग में, उसके पास में, नजदीक में पूछ लिया, तो हमको सोल्व भी नहीं करना। देखो 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आंसर आप लोग खुद बताना। बाकी 2 ऑप्शन तो मुझे याद नहीं आ रहे क्या दिए हुए थे। ये 2 ऑप्शन आपको देता हूं, देखिए 7 इंटू 4/9 और 7 इंटू 3/9, 2 दे दिए। पहला है आपका 7.1, तो 7.1 का मतलब है वो 7 के नजदीक है, तो पहली चीज तो आपकी दोनों में सही है। दूसरी आपको दी हुई है 3.85, तो 3.85 किस नंबर के नजदीक है? तो ये 4 के ज्यादा नजदीक है, ना कि 3 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, ये किसके नजदीक है? 4 के ज्यादा नजदीक है, 3 के नजदीक नहीं है। और 9.09 ये तो वैसे 9 के नजदीक है, तो आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर ना तो आपको कैलकुलेशन करनी, ना पॉइंट काटने, ठीक है, कुछ नहीं करना। अगर हमको अप्रोक्सीमेशन दे दिया, सिंपल ऐसा आपको सोल्व करना है। बताइए, ये आपका जो सीटेट का इस बार आपको एग्जाम्पलर दिया हुआ था उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है
अब बताइए, इतने सिंपल क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोग बेवजह डरते हो कि सर मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स में तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, शुरू से ही वीक है। अगर वीक है स्ट्रॉन्ग करिए, बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूं, वरना मैं मुझे जरूरत नहीं है। जॉब लेनी है तो मैथ्स को आपको अच्छा करना पड़ेगा, ठीक। तो ये मैंने आपको टाइप बता दी किस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। सर मैथ्स पेडागोजी की क्लास भी कराइए। देखिए मैथ्स पेडागोजी में पहले कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट के अंदर, वरना यूट्यूब के ऊपर सर्च में सीधा सर्च मारा करो, सीडीपी की चाहिए तो वो मिल जाएगी, क्या बन गए, ईवीएस चाहिए वो मिल जाएगी, मैथ्स की पेडागोजी करा चुका हूं वो मिल जाएगी, हिंदी की करा चुका हूं वो मिल जाएगी। तो सीधा यूट्यूब में सर्च मारिए सीटेट सीडीपी मैराथन क्लास, बस साथ में मेरा नाम जरूर लिख दिया करो, ठीक है। सभी मैराथन क्लास मिल जाएगी। और मैराथन क्लास आपके पेपर से बहुत दिन पहले शुरुआत में शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि मुझे पता था बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। पूर्ण संख्या मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, होल नंबर जो आपके जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक रहते हैं आपके, और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। अब जो संख्या हमको मिली है उन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है, ठीक। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कुछ बेसिक जानकारी दी, कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए, ताकि बच्चों को आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। अब देखो इसको सिंपल से सोल्व कर दो आप लोग, जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करते हैं। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है, बताओ 50 में कोई भी एक नंबर बताओ जो जोड़ दिया जाता है, होल नंबर बता दो कोई भी अपनी मर्जी से बताओ, ठीक है। चलो 10 जोड़ देता हूं, 10 जोड़ दिया, और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। चलो भाई 50 में से सेम इसी नंबर को घटा दो, यानी 10 को घटा दो। तो अब बताओ प्राप्त जो दोनों संख्या प्राप्त होगी, क्या प्राप्त हुई, 50 में 10 जोड़ा 60 और 50 में से 10 गया तो 40 बचा। तो इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, जोड़ दो इनको, जोड़ हो गया 100 हो गया, आंसर आपका पहला निकल कर आ गया। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर करने के लिए, जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा उसको करते जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं जी। हाँ एडमिट कार्ड तो कल ही आ गए थे, आप लोग देख लीजिए उसको। देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन आपका जो पिछला सीटेट हुआ था उसमें पूछा गया था। अब उसके अंदर बड़े बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो गए, सर आपके तो कुछ अलग क्वेश्चन आए हैं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं थे, बस थोड़ा सा वैरायटी चेंज करी थी। जैसे इस बार आपका नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, सिर्फ जो एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन की वैरायटी बदल देगा, लेकिन आपका मेथड टाइप्स और जो लेवल होगा वो यही रहने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। अब देखो क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसको हम सोल्व करते हैं, जैसा जैसा हमसे एग्जामिनर कहता जाएगा भाई हम वैसा वैसा करते जाएंगे। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है, ठीक है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए कितने रुपए दिखाता है, एक सेकंड इसको नीचे कर देता हूं, और उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है, ठीक है। मंजू है, कोई मंजू नाम की लड़की या आंटी है जो भी है, उसने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। आप कहोगे सर कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए टाइम वाइम कुछ नहीं लगेगा, इसको सिंपल सा करिए सोल्व। उसमें दिया हुआ है कि टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना का भाड़ा दिखाता है कि भाई 50 रुपए लगेंगे शुरुआत के 2 किलोमीटर के लिए, ठीक। और जो उसके बाद के जो किलोमीटर होंगे, उसके बाद के किलोमीटर के लिए 16 रुपए का भाड़ा लगेगा, बाद के लिए 16 रुपए का भाड़ा लगेगा। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। तो मंजू नाम की कोई लेडी थी, उसने 258 रुपए का किराया दे दिया। अब पूछा है घर से रेलवे स्टेशन की दूरी यानी डिस्टेंस कितना है, कितने रुपए दे दिए, 258 रुपए दे दिए उसने, मंजू ने टोटल 258 दिए। 258 में ये 50 2 किलोमीटर के हटा दो, पहले 2 किलोमीटर के हटा दिया आपने, ये 50 हटा दिए 2 किलोमीटर के, क्या बचा आपका 208 रुपए। तो 208 रुपए बचे जो मंजू ने 16 किलोमीटर के हिसाब से दिए, क्योंकि शुरुआत में ऑटो वाले ने 2 किलोमीटर के हिसाब से 50 लिए थे, लेकिन बाद के जितने भी किलोमीटर हुए थे वो 16 के हिसाब से लिए थे। तो 208 जो रुपए है वो 16 के हिसाब से है, जो 50 रुपए है वो 2 किलोमीटर के हिसाब से है। तो अगर 208 को मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, 16 कम 16 और 16 4 और 16 थी 16 थी 48, 13 किलोमीटर क्या बचेगा आपका, 13 बचेगा।
देखिए 13 किलोमीटर ये रहा और 2 किलोमीटर ये रहा आपका, तो टोटल कितने उसकी जो है किलोमीटर का डिस्टेंस रहा, 13 और 2 15। आंसर आपका पहला निकल कर आ गया। करने के लिए कुछ एग्जाम इसके अंदर कुछ भी नहीं था, जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा मैंने फॉलो करा। क्या मैंने अपनी तरफ से कुछ चीज जोड़ी? नहीं, बस मेरी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सही निकाल दिया। ठीक है, उसने कहा पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए, मैंने कहा ठीक है भाई 50 है। उसने कहा भाई आगे का जितना भी आपका रहेगा मैं 16 रुपए के हिसाब से लूंगा, मैंने कहा ठीक है भाई 16 के हिसाब से ले ले। ठीक है, तो 208 रुपए 16 के हिसाब से बने और 50 रुपए 2 किलोमीटर के हिसाब से बने। ठीक, ये पिछले सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे इससे इतना डर गए थे जैसा पता नहीं क्या हो गया हो। ठीक, अगली टाइप देखते हैं। अगली टाइप 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मेजरमेंट यानी आपके मापन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आपका पेडागोजी में भी पूछा जाता है मापन से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पेडागोजी में भी पूछा जाता है 1 नंबर का। मैंने आपको जब पेडागोजी की मैराथन क्लास कराई थी, नहीं देखी तो देख लेना, बड़ी बेहतरीन मैराथन क्लास है वो। ठीक है, और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए देता है आपका। ठीक है, अब क्यों देता है? आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में ये चीज आपको गिवन है, किलोमीटर मीटर वगैरह जो बच्चों से एक्टिविटी कराई जाती है। अब देखियो, पहले मैं आपको सीधा अपनी तरफ से एक ट्रिक बताता हूं, इस वाली मेरी ट्रिक को याद कर लेना और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है, आपका एक कभी गलत नहीं होगा। ठीक, देखिए अब ट्रिक क्या होगी ध्यान से देखना, और इससे जुड़ी हुई बहुत जरूरी बात आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज मेरी बात को केयरफुली सुनना अगले 2 मिनट तक। देखिए पहले तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं मिली सेंटी डेसी लीटर मीटर ग्राम डेका हेक्टो किलो। आपको सेम एज इट इज इसको ऐसे याद करना है। जब आप लोग अपने एग्जाम सेंटर के अंदर जाओगे तो पेपर तो आपका कंप्यूटर पर रहेगा, लेकिन साथ में आपको एक पेपर भी दिया जाएगा। उस पेपर के ऊपर आपको क्या काम करना है, इनकी प्रैक्टिस मतलब सोल्व करना है इनको। जो भी क्वेश्चन होंगे तो सोल्व करने के लिए आपको एक पेपर दिया जाएगा। ठीक है, जब सोल्व करने के बाद फिर कंप्यूटर के ऊपर आप लोग उसका सही आंसर लगा देना। तो एग्जाम सेंटर में जाते ही इस वाली ट्रिक को लिख लेना अपने पेपर के अंदर। आप अगर मान लीजिए कि इसको याद नहीं होती, भूल जाए, तो इसको जरूर लिख लेना। ठीक है, अब देखिए अब ट्रिक इसके अंदर क्या है, ट्रिक है इसके अंदर हमारी मिल्खा सिंह जी की। ठीक है, भाग मिल्खा सिंह, भाग वाली मूवी आपने देखी होगी। मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है, तो बहुत बड़ी हस्ती थी मिल्खा सिंह जी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो भाग मिल्खा भाग आपने देखी है। जब हम मिल्खा सिंह इधर को जाएंगे, किधर को जाएंगे, इस साइड जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि मिल्खा सिंह भाग रहे हैं, यानी आपको भाग देना है। ठीक है, यानी मिली से सेंटी, सेंटी से डीसी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। जब इधर की तरफ जाना है तो हमको भाग देना है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, बस 2 मिनट लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा। जब मिल्खा सिंह जी वापस आएंगे, ठीक है, जब इस तरीके से जब मिल्खा सिंह जी वापस आएंगे तो भागने के बाद वो जब थक जाएंगे तो इधर से गुनगुनाते हुए आएंगे, यानी कि आपको गुना करनी है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। जब मिल्खा सिंह जी इधर जाएंगे तो भागते हुए जाएंगे, भाग करनी है, और जो वापस आएंगे तो गुना करनी है। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सुनते रहना, मेरी बात को समझ में आ जाएगा। तो ये वाली बात आपको पता चल गई मिल्खा सिंह जी की, इधर को भागना है और इधर गुना करनी है। जितने भी आपको सामने दिया हुआ है इनके अंदर सभी के बीच में 10 का डिफरेंस होता है। किन का डिफरेंस होता है? 10 का डिफरेंस होता है। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता होगा, सभी के बीच में 10 का डिफरेंस होता है। ठीक, ये सभी को आपको पता है। बस आपके जितने भी क्वेश्चन है, अब आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा इन 2 चीजों से। आप कहोगे सर कैसे गलत नहीं होगा? देखिए अब मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने पूछ लिया भाई 1 किलो में, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, मैंने आपसे क्या पूछ लिया, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या होगा सर, किलो लीटर से लीटर के लिए तो ऐसे जाना पड़ेगा, ये गए यहां पर 10 का गैप है, इधर गए यहां पर 10 का गैप है, और यहां पर गए यहां पर 10 का गैप है। और आपने बताया था सर जब मिल्खा सिंह जी वापस आते हैं तो गुनगुनाते हुए आते हैं, यानी कि आपको गुणा करनी है। तो ठीक है, गुना कर दो, 10 की 10 में करेंगे 100, 100 की 1 में 10 में करेंगे तो सीधा 1000 आ गया। तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर हुए? 1000 लीटर हुए। 1000 ही मीटर होंगे और 1000 ही ग्राम होंगे। आप लोग इस बात को समझे? ठीक है, समझ गए ना। उसके अलावा एक चीज आपको और बताता हूं। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं 1 मिलीलीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, तो देखो कितना डिफरेंस होता है इनके बीच में, 10 का, 10 का, और ये रहा आपका 10 का। उधर से तो गुनगुनाते हुए आते हैं, गुना करनी है, और इधर से आपको क्या करनी है, भाग करनी है, क्योंकि इधर मिल्खा सिंह जी भागते हुए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 1/10 और 1/10 और 1/10 की गुना करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इसको चाहे आप लोग पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस ट्रिक से आपको याद करना है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ट्रिक ना समझ में आई हो?
मेरा पूरा का पूरा फोकस इसी ट्रिक के ऊपर था, क्योंकि एक बार आपको ट्रिक समझ में आ गई फ्रेंड्स, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और देखिए मैंने सिर्फ इसके अंदर आपको 2 बातें बताई है। सामने आपको जो टेबल रखी हुई है इसी के अकॉर्डिंग याद करना है। अगर आपको इस तरीके से जाना है तो इसका मतलब मिल्खा सिंह जी कैसे जा रहे हैं, भागते हुए, तो यानी आपको भाग देना है। जब इधर से इधर जाना है, भागने के बाद मिल्खा सिंह जी कैसे आ रहे हैं, गुनगुनाते हुए, तो आपको गुना करनी है। और सभी के बीच में 10-10 का अंतर होता है। अब एग्जामिनर पूछा आपसे, बताओ भाई 1 हेक्टो में कितने आपके मीटर होते हैं, आप लोग बता दोगे। 1 मिलीलीटर में या मीटर में कितने डेसी होते हैं, तो आप लोग बता दोगे कि सर इतने होते हैं। सिंपल सा आपकी ट्रिक थी, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग निकालोगे खुद, ठीक है। देखिए 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर, देखो मिलीमीटर और सेंटीमीटर यही आपका दिया हुआ है। तो इधर से इधर जाना है हमको, मिलीमीटर से सेंटीमीटर हमको जाना है। तो यहां जाने के क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का। ऊपर रहता है, ऊपर भाग नहीं करनी, ऊपर गुना करनी है, नीचे भाग करनी है। तो डिफरेंस कितना है, 10 का। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1/10 हो जाएंगे। 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं ना। तो हमसे क्या दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाली बात भाई बिल्कुल उसने सही कही हुई है। आप लोग यहां तक सहमत हुए। उसके अलावा अगला दिया हुआ है कि 3 लीटर और 30 मिलीलीटर इजिकल टू 300 मिलीलीटर। क्या दिया हुआ है, लीटर और मिलीलीटर। आगे देखते हैं लीटर और मिलीलीटर। देखो लीटर, और ये रहा लीटर, और ये रहा आपका मिलीलीटर। अब देखिए इसको ध्यान से देखना, हमको लीटर को मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक। देखिए दोबारा आपको दिखाता हूं, कुछ बच्चों को अगर ना समझ में आए। 3 लीटर दिया हुआ है, 3 लीटर और 30 मिलीलीटर, ध्यान से समझते जाना, इसलिए टाइम लगा रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। हमको इसको इक्वल टू 300 मिलीलीटर करना है, तो हमको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कर दो भाई लीटर को मिलीलीटर के अंदर। ये देखो लीटर को मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम गए 10 का डिफरेंस, यहां पर गए 10 का डिफरेंस, और यहां पर गए 10 का डिफरेंस। क्यों, मिल्खा सिंह जी वापस आते वक्त गुनगुनाते जा रहे हैं, यानी कि गुना करनी है। तो 10 की 10 में करी 100, 100 की 1 में करी 1000। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। देखिए ये आ गए हम क्वेश्चन के ऊपर दोबारा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे, 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर हो जाएंगे। और 30 मिलीलीटर पहले ही दिया हुआ है, 30 पहले दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 0303। 3030 मिलीलीटर होना चाहिए था, लेकिन यहां पर दिया हुआ है 300 मिलीलीटर, यानी ये ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। देखिए कितना निकल गया सिंपल आप तरीके से। अभी इसमें आपको टाइम पता है क्यों लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने की वजह से इतना टाइम लग रहा है, वरना आप इसको चुटकियों में 1 सेकंड के अंदर सीधा सोल्व करोगे इसको आपको, ठीक है। तो आंसर आपका यही सही हो जाएगा, क्योंकि आपका गलत है। 1 पैसे में आपका ये भी सही होता है, 1 और आधा दर्जन आपके 18 होता है, ठीक है। 1 दर्जन में आपका 12 होता है, आधे में आपका 6 होता है, तो टोटल आपका 18 हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रिक को मेरे कहने से आप लोग याद कर लेना, अगर आपको अपने सीटेट के एग्जाम में अपने 2 नंबर पक्के करने हैं। न्यूमेरिकल में आएगी आपके, न्यूमेरिकल के अलावा जो आपकी पेडागोजी पूछी जाती है वहां भी पूछी जाएगी, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है। अगर मिल्खा सिंह जी इधर जा रहे हैं भागते हुए, तो भाग करनी है, और वापस आते हुए मिल्खा सिंह जी गुनगुनाते हुए आते हैं, ठीक है। बताइए ये ट्रिक आपको कैसी लगी, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है, कैसी लगी है, बताइए जी। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, हो सके तो उस ट्रिक के ऊपर एक बार नजर डालना और दोबारा उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है आपको, ठीक। देखिए आगे आपको देखिए एक आपको इस तरीके से नंबर दिया होगा, ठीक है, और आपने पूछ लेगा यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स, आपको पूछ लेगा क्या दिया हुआ है। बेसिकली इस तरीके का क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आज तक एक बार पूछा गया है, लेकिन इसको लेने का मकसद क्या है, लेने का मकसद यह है क्या पता इससे संबंधित दोबारा पूछ लिया जाए। देखिए अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या काम करना है, सिंपल सा उसके अंदर नजर डालना। यह क्वेश्चन बेसिकली आपके बाइनरी नंबर से जुड़ा हुआ है, किसके, आपके बाइनरी नंबर से जुड़ा हुआ है। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं आपके 0 और 1, ये नंबर होते हैं। देखो यहां पर भी आपको सिर्फ 0 और 1 देखने को मिलेगा ठीक है, ये सिर्फ आपको जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछने लग जाए, या ब्रैकेट के अंदर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे, कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दे, ठीक है, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कुछ भी पूछ ले जाए, तो सीधा इसके अंदर आपको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। सीधा पहले नंबर लिख लीजिए डबल करके, मैंने लिखा 1, उसका डबल कर दो 2, 2 का डबल कर दो 4, जितने भी नंबर है उतना ही करना है, 1 2 3 4 5, 5 तक करना है। 4 का डबल हो गया 8, 8 का डबल हो गया 16। अगर इसके बाद भी नंबर होते तो इनका डबल करते जाते, ठीक है। अब देखिए जहां जहां पर आपको 1 देखने को मिले उसको रहने देना, जहां पर 0 देखने को मिले उसको काट देना, ठीक।
पहले एक आया तो भाई एक को रहने दो, ठीक। उसके अलावा फिर एक आया, इसको भी रहने दो। उसके बाद जीरो आया, जीरो को मैंने क्या कहा, जीरो वाले को काट दो। और फिर एक आया, फिर एक आया, इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो। इनको जोड़ दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 16 में 8 जोड़े 24, 24 और 2 26, 26 और 1 27, आंसर आपका निकल कर आ गया। इसकी जगह आपका 27 आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सिर्फ बाइनरी नंबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको शामिल किया हुआ है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो आपके सीटेट के अंदर जितनी भी आपकी टाइप पूछी जाती है उनको मैं कराता जा रहा हूं, ठीक। इन टाइप को करने के बाद, समझने के बाद, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए। जो मैंने आपको अपना सॉफ्टवेयर दिया हुआ है उस पर प्रैक्टिस करिए, जो आपको नोट्स दिए हुए उन क्वेश्चन आंसर के आप लोग प्रैक्टिस करिए। सीटेट के एग्जाम के लिए अगर आपने लास्ट के 2 से लेकर 4 दिन पूरी मेहनत भी आप लोगों ने लगा दी, और जो मैराथन क्लास मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो नोट्स आपको दिए हुए, इनको अच्छे तरीके से कर डाला ना, तो आपका पेपर ये मान के चलिए पास तो आपका अच्छे तरीके से करा देंगे, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए 2 से 4 दिन ऐसी मेहनत आपको करनी है जो आपने अभी तक 1 महीने में भी ना की हो, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। आपको कोई नंबर दे दिया, अब पूछा हुआ इसको कैसे पढ़ा जाएगा। अब कहोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन, हाँ जी, क्यों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो देख लो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखो छोटे बच्चे की तरह पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक। तो यानी 4 लाख, तो पहले क्या हो गया 4 लाख, ये तो 40,000 है, ये 4 लाख 4 लाख, 2 ऑप्शन तो कट गए। 4,89,000, ठीक है, नहीं 89,000 नहीं, 4,07,928, 4,07,928, दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। करने के लिए कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। बेफालतू में मैथ्स में आप लोग इतना डर रहे हो। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सीटेट वालों का बड़ा सदाबहार क्वेश्चन, सीटेट में बहुत पूछा जाता है। पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पूर्ववर्ती और परवर्ती का। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1000 के परवर्ती, परवर्ती मैंने क्या बताया था, उस नंबर में, नेचुरल नंबर में 1 जोड़ दो, और पूर्ववर्ती का मतलब उसमें 1 घटा दो। तो 1000 का परवर्ती 1000 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1001, और 1001 का पूर्ववर्ती इसमें से 1 घटा दो तो 1000 है। पहली इक्वेशन सही है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एग्जामिनर इतना जानना चाह रहा है कि भाई आपको पूर्ववर्ती परवर्ती वगैरह के बारे में पता है या नहीं पता है, ठीक। चलिए अब बढ़ जाते हैं आपके अगले की ओर, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन सामने आ गया स्क्रीन पर, और मेरे अकॉर्डिंग मेरा मन कहता है इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। जैसा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन की मुझे बहुत संभावना है इस बार के सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने की। हालांकि खुद सीटेट में पूछा हुआ है, लेकिन इस बार भी बहुत लग रही है इसकी संभावना। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर की 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो पहली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन को छोड़ो, जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके ऊपर आप लोग ध्यान दो। देखिए एक तो होती है आपकी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक होती है क्रमागत संख्या। अगर पूछा आपसे तो एक होती है आपकी जो क्रमागत आपसे संख्या पूछ लेगा, कंसेक्यूटिव नंबर पूछ लेगा। तो एक तो पूछ लेगा आपको क्रमागत संख्या, नेचुरल नंबर आपसे पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, नेचुरल नंबर आपसे पूछ लेगा, जो आपको ये दिया हुआ है। ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को, एक क्वेश्चन में 3 टाइप में आपको कराने वाला हूं। उसके अलावा दूसरा पूछ लेगा आपको क्रमागत सम संख्या, आपको पूछ लेगा क्रमागत सम संख्या, इवन नंबर आपको पूछ लेगा, ठीक, दूसरा हो गया। और तीसरी एक टाइप पूछ लेगा क्रमागत विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर आपको पूछ लेगा। ये 3 तरीके के जो टाइप होती है, इनमें से कोई ना कोई एग्जामिनर इनमें आपसे पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा हुआ था, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। अगर आपसे पूछ ले क्रमागत नेचुरल नंबर, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो देखिए इसको आपको कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताता हूं। सम संख्या और विषम संख्या का बताऊंगा इसको सोल्व करने के बाद। देखिए इन तीनों के ऊपर एक एक करके करता हूं डिस्कशन। निकालो अपनी पेन और कॉपी। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। अब आप लोग बच्चे क्या काम करोगे, आप लोग क्या काम करोगे, सर 5 दिया हुआ है, x मान लिया, ठीक है। चलो आपके तरीके से सोल्व करता हूं, फिर मैं आपको अपने तरीके से कराऊंगा। x मान लिया, 1 हो गया, दूसरा हो गया x+1, अगला हो गया x+2, अगला हो गया x+3, अगला हो गया x+4। आपने x मानकर आपने 5 क्रमागत संख्या लिख दी। इनका योग कितना है, इनका योग है 20। तो आपने क्या काम कर दिया, 20 आपने आंसर निकाल दिया, ठीक। अब इसको सोल्व कर दो, 1x 2x 3x 4x 5x, तो लिख दो 5x। ये आपने क्या काम कर दिया, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, तो आपने 10 लिख दिया। 10 इक्वल टू आपका 20। यहां तक समझे। उसके अलावा सोल्व करो, 5x इक्वल टू 10 उधर जाकर आपका माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 5 दूनी 10, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आप इसी तरीके से करोगे ना, अभी देखते जाना। अब मेरी वाली ट्रिक देखना, बस आने वाली है अब, ठीक है।
अब आपसे पूछा है प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं का योग पूछ लेगा। अब प्रथम तीन कौन सी थी? x थी, x+1 थी और x+2 थी। इसमें सिंपल x की वैल्यू रख दो। देखो x में रखता हूं तो 2 हो गया, उसके अलावा यहां पर x में 2+1 हो गया, उसके अलावा क्या हो जाएगा? 2+2 हो गया। आपका आंसर निकल जाएगा 2 2 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 2 9। आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, आपका आंसर 9 निकल कर आ गया। ये तो करोगे आप अपने तरीके से। ठीक, आपने कर लिया, बहुत खुशी आपको हो गई, वाह 1 नंबर हमारा पक्का हो गया। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, एग्जामिनर ने आपको दे दिया कि प्रथम 15 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है। अब 15 तक क्या काम करते रहोगे? x+1 x+2 पूरे पेपर में यही करते रह जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में पड़े रह जाओगे x+2 करने में। तो या तो x वाले तरीके से कर लो, वरना सिंपल सा इसके अंदर आपको देखिए क्या काम करना है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे तो जो भी आपको योग दिया होगा और जितने भी नंबर का योग दिया होगा उससे उसको डिवाइड कर दो। 20 को 5 पूछा है ना, तो 5 से डिवाइड कर दो। क्या बचा? 4 हमारा नंबर निकल कर आ गया। ठीक है, क्या निकल कर आ गया? 4। और कितनी क्रमागत संख्या है? 5। तो 5, अब इससे ये बीच के नंबर निकल कर आई है हमारी। ठीक है, ये बीच की निकली है, तो 2 इससे पहले ले लो, 2 बाद में ले लो। तो 4 से पहले 3 और 2 और 4 के बाद 5 और 6। तो 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी है? 2 3 4 5 6, जिनका योग 20 होता है। हमसे प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा, यानी 2 3 5, 5 और 4 9। आंसर आपका निकल कर आ गया 9। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, आपका टाइम बचेगा और आपका बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। वरना x+1 x+2 करते रह जाना और पूरा का पूरा x+2 आपका पेपर ले जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको समझ गए यहां तक। लेकिन ये आपको सिचुएशन जो है ये आपको रखनी है जब क्रमागत संख्या पूछ ले नेचुरल। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ी महत्वपूर्ण टाइप ही मैं आपको बता रहा हूं। जब आपसे नेचुरल पूछ ले तब आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछ ले, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, क्रमागत विषम संख्या आपको पूछ ले, और पहले सम बताता हूं, अगर आपसे क्रमागत विषम संख्या आपसे पूछ ले तो क्या काम करोगे? फिर आप x, x+1, x+2 इस तरीके से नहीं करोगे। आप क्या काम करोगे? आप फिर उसके अंदर आपको सारी सम संख्या लेनी है। ठीक है, जैसे यहां पर हमारा निकल कर आया 4, तो 4 से पहले सम संख्या कितनी होगी? हम लोग 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, और 4 के बाद सम संख्या 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे। हमको फिर सिर्फ सम संख्या लेनी है। अगर हमसे विषम यानी ओड संख्या पूछ ले तो हमको सिर्फ ओड लेनी है। 4 से पहले ओड कितना आ जाएगा? 4 से पहले 3 आएगा और 4 के बाद 5 ओड आएगा। हमको इनसे मतलब नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, आई होप मेरी बात को आप लोग समझे होंगे। इन 3 टाइप के अंदर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और इसी तरीके से सोल्व करना है। जो भी आपको क्रमागत संख्याओं का योग पूछे उससे उसको डिवाइड कर देना। अगर नेचुरल पूछे तो इस तरीके से कर देना, सम संख्या पूछे तो इस तरीके से करना, और विषम पूछे तो इस तरीके से करना। तीनों टाइप मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा दी। आई होप आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये वाला, इसलिए मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगली क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बच्चे ने 5 सब्जेक्ट में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। तो बच्चे ने जो अंक प्राप्त किए, जो नंबर प्राप्त किए, उसकी माध्यिका आपको पूछ ली कि भाई उसकी माध्यिका बताओ। ठीक है, यानी मीडियन बताओ। अब एक काम मेरे कहने से आप लोग कर लीजिए, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक आपका मोड, एक आपकी मीडियन। हाँ जी, मैंने आपको नहीं देखा, आपको ऊपर चला गया। ठीक है, मैं कहां पर था? एक आपका मोड, एक आपका मीडियन और एक आपका मीन। मीन, मोड और मीडियन, इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेना। मैंने आपको कई बार करा चुका हूं, पिछली क्लासों में भी कई बार कराया। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। ठीक है, अगर देखे आपको ये तीनों चीजें पता चल गई ना इनके बारे में डिटेल में, तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसका आंसर नहीं गलत नहीं कर पाओगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन आपके सामने दे दिया कि 5 सब्जेक्ट में 75 अंक है, लेकिन प्रत्येक में 75 अंक है। जब प्रत्येक में सेम नंबर मिलेगा तो भाई आपकी जो माध्यिका होगी वो भी आपकी सेम देखने को मिलेगी। तो ये आंसर भी आपका 75 हो जाएगा, सेकंड आंसर से हो जाएगा। ये सिंपल सी इसके अंदर ट्रिक थी। ठीक है, मेरी वाली ट्रिक पे मत जाना, ये ट्रिक आपके आगे भी काम आएगी जब आप लोग मेन एग्जाम में बैठोगे। ठीक, इन्हीं की बदौलत मैंने एग्जाम पास करा है, जो गवर्नमेंट जॉब मिली है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में तो सीधा सोल्यूशन निकलता है और कुछ क्वेश्चन में ट्रिक जरूर याद करनी पड़ती है। ठीक है, मेरे माइंड के अंदर बहुत ट्रिक थी जब मैं एग्जाम देता था। देखिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ गए, लेकिन मीन, मोड और मीडियन इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी स्कूल में 360 बच्चे हैं, जिनमें से 2/3 यानी 2/3 तो लड़कियां हैं और बाकी के बच्चे लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या के कितना दिया हुआ है? लड़कों की संख्या के कुछ भी नहीं है, तो 3/4 खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या है? देखिए, ना हमको इसके अंदर कुछ फॉर्मूला लगाना, ना कुछ ट्रिक लगानी। एग्जामिनर भाई साहब जैसा जैसा हमसे कहता जाएगा हम उसकी बात को वैसे वैसे फॉलो करते जाएंगे।
उसने हमसे कहा एक स्कूल में 360 बच्चे हैं। हमने लिख दिया कि ठीक है सर, एक स्कूल में 360 बच्चे हैं। उसने कहा उसमें से 2/3 लड़कियां हैं, ठीक है, यानी ये टोटल में से 2/3 लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या निकाल दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 120 की 200 से करेंगे, यानी 204 क्या है, 204 है लड़कियां। ठीक, आगे क्या कह रहा है, और शेष लड़के हैं, यानी जो बचे टोटल 360 थे, 360 में से 240 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, तो बाकी कितने बचेंगे, लड़के बच जाएंगे। तो 120 बचे लड़के, 120 बचे क्या है, लड़के। मैंने कुछ नहीं करा अपनी तरफ से, देखते जाइए। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है, किसके, लड़कों की संख्या के, लड़कों की संख्या कितनी है, 120, तो 120 के 3/4 खिलाड़ी है, तो 4 तिया 12, 0, यानी ये 90 लोग जो है, ये 90 लड़के खिलाड़ी है। ठीक, 120 में से 90 लड़के खिलाड़ी है, तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या कितनी है, जब लड़के 120 है, खिलाड़ी 90 है, 120 में से 90 गए, कितना बचा, 30 आंसर बचा। ये 30 जो लड़के खिलाड़ी नहीं है। ना कोई फॉर्मूला, ना कोई कंसेप्ट, ना कोई ट्रिक, जैसा जैसा भाई साहब बोलते गए वैसे वैसा हम करते गए। आपके सीटेट के एग्जाम में कम से कम मान के चलिए 5 से 6 नंबर ऐसे होंगे जो आपके इसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि भाई बच्चे की जो एबिलिटी है इनको सोल्व करने की किस तरीके की है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगली टाइप के ऊपर। अगली टाइप आपके सामने आगे स्क्रीन पर, इसके ऊपर देखिए जी। हाँ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, जितना ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स आपका प्रैक्टिस मांगता है। क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। टाइप आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी बता दी कि भाई किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करना, जो मेरे वाला सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जाके। ठीक है, अभी 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, क्योंकि आज क्लास भी लेट हुई, सॉफ्टवेयर थोड़ा डिमा हो गया था, यहां पर थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हो गई थी। तो 1 घंटे के बाद प्रॉपर चलेगा, इस पर जाकर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके प्रैक्टिस करिए जितना हो सके एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि 18 सही 3/4 में कितने क्वार्टर है। कभी क्वार्टर मतलब चतुर्थांश, कभी चतुर्थांश पूछ लेगा, कभी तृतीयांश पूछ लेगा, इस तरीके से पूछ लेगा। जो भी पूछे उसका आंसर आप लोगों को निकाल देना है। करो भाई, इसको सोल्व करो। 18 सही 3/4 को खोलो, 18 चौक 72, 72 और 3 75, यानी 75, 75/4। इसमें कितने क्वार्टर है, ठीक है, क्वार्टर का मतलब 1/4 है। इसमें कितने क्वार्टर है, ठीक है, इसको सोल्व करो। 75 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टे हो जाएंगे नंबर, कट गया, आंसर आपका 75 निकल कर आ गया। ठीक, सिंपल सा हमको सोल्व करना था। अगर चतुर्थांश की जगह तृतीयांश दे ले तो क्या करोगे, 70/4 और उसके अलावा 1/3 खोलने के बाद सेम उसी तरीके से आपको करना है, इंटू 3/1 और इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा था ये वाला। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके अगली टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। देखिए आगे सामने है सीटेट वालों का एक और बड़ा सदाबहार क्वेश्चन। पता नहीं सीटेट वालों को इस क्वेश्चन से इतना प्यार है कि आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाता है। ठीक, देखिए, और मैंने आपको शुरुआत में आपको एरिया, आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के बारे में बता दिया था। एक बार आप लोग और नजर डाल लीजिए इसके ऊपर। ठीक, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो देखना इसको आप कितने सही तरीके से आंसर इसका निकालोगे। अब मैं कराता हूं इसको आपको सोल्व जी। देखिए जैसा जैसा बोलता जाएगा वैसा वैसा हम इसको सोल्व करेंगे। किसी वर्ग यानी स्क्वायर का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। देखो भाई, ये तो बना दिया हमने स्क्वायर यानी वर्ग बना दिया। इसका परिमाप कितना बताया था मैंने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4a बताया था। क्या बताया था, 4a बताया था। ठीक है, तो ये कितना परिमाप है, 24 परिमाप दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर यानी परिमाप 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते जाना। और किसी आयत यानी रेक्टेंगल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, इसको भी बना देते हैं। ये बना दिया मैंने रेक्टेंगल, और इसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो, ठीक ध्यान से सुनना, वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो। रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, यही तो होता है ना इसका। और इसका क्या होता है, 4 × a, ये इसका होता है। इसने कहा जो स्क्वायर है और जो रेक्टेंगल है, इन दोनों के पेरीमीटर, इन दोनों के परिमाप क्या है, बराबर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब स्क्वायर का आपका पेरीमीटर 24 है तो रेक्टेंगल का भी कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का भी आपका 24 हो जाएगा। तो पेरीमीटर की जगह रख लो आप लोग 24 = 2, एल हमको दी हुई है 8। देखो एल हमको दी हुई है ना, कहा गई लंबाई, ये रखी 8 प्लस ब्रेथ। ठीक, अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व करने पर 24 = 2 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 2 की b से करेंगे 2b। ठीक, 24 में से 16 गई, इधर जाकर घट जाएगा, कितना बचेगा 4, 8 = 2b। तो b कितना निकल कर आ गया, b निकल कर आ गया 4। देखिए लेंथ तो दे रखी थी 8 और ब्रेथ कितनी निकल कर आई, ब्रेथ निकल कर आ गई 4।
तो जो क्या पूछा है हमसे, आयत का क्षेत्रफल पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमको पहले दी हुई है 8, ब्रेथ हमारी निकल कर आ गई 4, 8 चौक 32, हमारा आंसर सीधा निकल कर आ गया 32। देखिए कुछ नहीं था करने के लिए, बस एग्जामिनर ये देखना चाह रहा था कि आपको न्यूमेरिकल आते हैं या नहीं आते, ठीक। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में फॉर्मूले बताए थे कि भाई स्क्वायर का उसने पेरीमीटर दे दिया और उसने कहा दोनों का पेरीमीटर बराबर है, ठीक है। तो यहां पर हमने पेरीमीटर बराबर रख के इसको फॉर्मूला रख के हमने इसको सोल्व कर दिया, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। बताइए अब कुछ था इसके अंदर करने के लिए, कुछ भी नहीं था, सिर्फ बेसिक नॉलेज, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ, तो असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर रहेगी, वो आपको बताना है। देखिए अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई भी क्वेश्चन दे, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे देगा, पॉइंट में दे देगा, आपको एलसीएम एचसीएफ में आपको दे देगा, या फिर बड़े नंबर में आपको दे देगा, बस आपको पता होना चाहिए भाई असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ और डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग जैसा आपकी चीज गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है, ठीक। देखिए अब हमको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए में लगाना है, और सामने हमारे ये दिया हुआ है ये नंबर, अब इसके अंदर लगा लो आप लोग। देखिए कितना सिंपल तरीके से निकालोगे, करे भाई सोल्व, चलो करते छोटे बच्चों की तरह सोल्व। 7.0 7.7, तो देखिए ये तो बड़ा हो गया, ये तो इससे बड़ा हो गया, 7.7 ये भी बड़ा हो गया, 7.000, देखो ये चौथे नंबर पर, देखो ये सबसे छोटा है, हमें क्या लेना है असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले नंबर पर, मैं लिख देता हूं 0.77, ये हो जाएगा हमारा पहले नंबर पर, ठीक। उसके अलावा अब बात करते हैं 7.07 और 7.007, अब इसमें कौन सा हो जाएगा, डबल वाला 7.007, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा 7.07, यहां तक समझे। उसके बाद अब इन दोनों में से बड़ा बताओ कौन सा है, बताओ भाई। ये बेसिकली आपको ये देखना चाह रहा है, जैसे बच्चों का छोटा बड़ा आपको दिया हुआ है कि एग्जामिनर कि इनको कितना पता है, अब इनमें से बताओ बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है भाई 70, हाँ जी 7.70 और 7.707। कमेंट इतनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं ना, मेरी नजर भी नहीं जा पा रही, ठीक है, लिखते लिखते। तो देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, बढ़ते हुए क्रम में पूछ लिया। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई कौन सा तीसरे नंबर पर रहेगा, तो तीसरे नंबर पर कौन सा है, ये रहा 7.07, यानी कि तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा इसका, ठीक। इस तरीके से आपको सोल्व करना था, कुछ भी नहीं है करने में, बस एग्जामिनर ये ही चाह रहा है आपसे कि भाई बच्चों को कितनी चीज आती है, कुछ नहीं पूछेगा घुमा फिरा के, ना कुछ मुश्किल पूछेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी आज तक के सीटेट के पेपर उठा लो, कभी आज तक आपका मैथ्स हार्ड नहीं आया, कभी भी, ठीक है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में से पूछा जाता है और एनसीईआरटी में आपको आसान चीजें हैं। अगर हार्ड चीजें पढ़ोगे तो आपके लिए बेकार हो जाएगी, हार्ड मैथ्स आपको इसके अंदर नहीं पढ़नी, ठीक। पेपर 2 में इससे लेवल आपका बढ़ के आता है, उसमें नो डाउट आप लोग इससे ऊपर लेवल आपको रखना है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि किसी आयताकार बक्से की, यहां पर पूछी हुई आपसे रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिया हुआ है, उसकी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 6240 सेंटीमीटर पर क्यूब घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। अब देखिए सी टेट के एग्जाम में और दूसरे टेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पता है एग्जामिनर क्या काम करता है, बस इनकी नंबर की जो डिजिट होती है इनको चेंज कर देता है, वरना और इसके अंदर कुछ नहीं करता। सिर्फ आपको हमेशा यही ध्यान रखनी है, जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछने लग जाए, मैंने आपको शुरुआत में अगर फॉर्मूला कहे तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ है जी। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर का, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्या फॉर्मूला बताया था आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों ही चीज हमको दी हुई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कितनी 10, 8 और 6 दी हुई है, तो हमारी वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी, ठीक। उसके अलावा क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6240 दिया हुआ है, क्यूब का जो वॉल्यूम है 6240 दिया हुआ है। जब भी पूछे कितने बक्सों की आवश्यकता है, ठीक है, या इसको बनाने में टोटल कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी, तो सिंपल सा इनको सोल्व कर दो, काट दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बटे 10 गुना 8 गुना 6, इसको सोल्व कर दो, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा।
देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना था, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक। उसके अलावा सीधा आपने इसको इक्वेशन को सोल्व करा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके अंदर पूछने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके अगली टाइप के ऊपर। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्जाम में, बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक पेंसिल का जो मूल्य है 2 सही 1/2 है, यानी एक पेंसिल कितने रुपए की है, एक पेंसिल है 2 सही 1/2, इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी एक पेंसिल का रेट है 5/2, यानी 2.5 रुपए की एक पेंसिल है। अब अमित नाम का लड़का है, वो 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन पेंसिल का क्या मतलब है, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 1.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे, आधे में कितने हो जाएंगे 6, तो 12 6 18 है, 1.5 दर्जन का मतलब है 18 है। तो कितनी पेंसिल खरीदता है अमित, 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। जब एक पेंसिल का रेट 5/2 है, तो 18 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 18 गुना 5/2, 2 नम 18, यानी 45 रुपए। यानी अमित 45 रुपए में 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। जो दुकानदार है उसको और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, अमित दुकान वाले को 100 रुपए का नोट देता है, तो उसे कितने रुपए वापस देगा दुकानदार। देखो पेंसिल 45 रुपए में पड़ी और 100 रुपए अमित ने दिए, तो 100 में से 45 गए, आंसर आपका 55 निकल कर आ गया। कुछ नहीं करा मैंने इसके अंदर, कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, जैसा बोला वैसे मैंने उसको सोल्व कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आपको खुद ही अपने तरीके से सोल्व करने पड़ेंगे, बस आप अपनी मेंटल एबिलिटी का जितना यूज करोगे आपका आंसर निकलता चला जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ जाते हैं आपके अगले टाइप के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका टाइम और डिस्टेंस वाले से। देखिए ये कैसा दिया हुआ है आपको देखना, इसमें सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस, इसको ध्यान रख लेना, इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से आप लोग इन क्वेश्चन को इजीली तरीके से सोल्व कर पाओगे। अब करते हैं सोल्व। देखिए अब हमसे क्या कह रहा है वो, यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, D इजिकल टू S इंटू टी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए मीनाक्षी नाम की कोई लड़की है, देखो मीनाक्षी क्या कर रही है, देखते हैं। मीनाक्षी ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो बाइसिकल द्वारा कितनी करी, 16 किलोमीटर की दूरी, यानी डिस्टेंस कितना था 16, और कितनी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, चाल कितनी है 16 इजिकल टू 15, इसके चाल से करी, ठीक। तो पहली तो बन गई बाइसिकल से, यहां पे लिख देता हूं पहली इक्वेशन बनी। आगे देखते हैं दूसरी क्या करिए, फिर वो स्कूटर द्वारा, ठीक है। अभी क्या काम करिए स्कूटर का, स्कूटर से 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, भाई इसको सोल्व रख दो, यहां पर 20 हो गया आपका डिस्टेंस इजिकल टू, और आपका हो गया 50 गुना टाइम, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। देखते जाना अब इनको, बस मैं सिर्फ वैल्यू इनके अंदर रखता जा रहा हूं, 2 बन गई। उसके अलावा मीनाक्षी क्या काम कर रही है, वो कार द्वारा, मीनाक्षी ने भी पूरा रोड खराब कर दिया, ठीक है, देखो कितना घूम रही है। आगे देखते हैं, उसके बाद तीसरी इक्वेशन बनी कार से, कार में क्या काम कर रही है, 50 किलोमीटर की दूरी, किसकी 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने तय करी, तो तीनों इक्वेशन मैंने सामने आपकी स्क्रीन पर लिख दी। अब इन दूरियों को तय करने में कुल समय कितना लगेगा, लेकिन ध्यान से देखना मिनटों में समय पूछा है, किसमें मिनटों में समय पूछा है। अगर आपसे मिनटों में समय पूछ लिया तो आपको क्या काम करना है, 60 से मल्टीप्लाई करनी है, किससे 60 से। 3 इक्वेशन आपके सामने आ गई, इन 3 को सोल्व कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे पहली इक्वेशन क्या है आपकी, पहली इक्वेशन आपकी, इसको सोल्व करो, अगर आपको टाइम निकालना है 16/15 हो जाएगा, ठीक है, और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60, 16 चौका 64, पहला निकल कर आ गया। दूसरी करी उसने स्कूटर से, ये निकल कर क्या आ जाएगी आपकी 20/50 गुना 60, ठीक, ये 0 से 0 गया, 5 चौक 20 और 6 नहीं 20/24 हो जाएगा ना, 5 चौक 20 6 चौका 24, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी निकली। अब तीसरी कर दो इसी के अलावा, तीसरी ये रही आपकी 50/60 गुना 60, तो 60 से 60 गया, तीसरी निकल कर आ गई हमारी 50 निकल कर आ गई। देखिए 24 64 24 और 50, इन तीनों को जोड़ दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 50 में अगर 64 और 24 जोड़ दे क्या आंसर निकलेगा, 138 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स।
देखिए कुछ नहीं करा मैंने क्वेश्चन, हाँ सिर्फ लॉजिक वाले क्वेश्चन आपके, कुछ नहीं करा। जैसे जैसे मीनाक्षी ने जो दूरी तय करती गई, मेरा फॉर्मूला मुझको पता था, डिस्टेंस इज इक्वल टू s इंटू टी, मैं इसको फॉलो करता गया और सिर्फ मैंने वैल्यू पुटअप करके अपना आंसर निकाल दिया। आपको और कुछ भी इसके अंदर करने के लिए कुछ भी नहीं था। अब बताइए अपनी तरफ से मैंने कुछ चीज जोड़ी नहीं, बस मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके अगली टाइप के ऊपर। ये भी क्वेश्चन देखिए, अब इसका आंसर आप लोग निकालिए खुद से। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। ठीक है भाई, देखते हैं कौन से 2 अंकों की संख्या हूं। अब देखते आगे। और दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, तो अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो संख्या कितनी है? देखिए आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में जो 15 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आएंगे, आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके ऑप्शन के थ्रू आपको सोल्व करने हैं। किसके? ऑप्शन के थ्रू आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, बहुत टाइम लगेगा, ऑप्शन के थ्रू निकालिए। ठीक है, जैसे वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन के थ्रू अब मैं इसको निकालता हूं। जैसा मान लीजिए पहला ऑप्शन लेता हूं, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, तो चारों ही 2 अंकों की। आगे बढ़ते हैं। दाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या जो किसी से भाज्य ना होती हो, तो कौन सी हो जाएगी? 5 और 7 भी है, 2 3 3 5 सारी लग रही है। ठीक, आगे देखते हैं। क्रमिक, क्रम से है वो। देखो 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद 7 आएगी। 5 के बाद क्या आ जाएगी? अभाज्य संख्या 7 आ जाएगी। 2 इवन नंबर है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो आपकी गलत होगी। 3 के बाद क्या आ जाएगी आपकी? 3 के बाद 5 आ जाएगी, ये भी ठीक है भाई। 1 के बाद 3 आ जाएगी, ये भी आपकी ठीक है। ठीक, यहां तक हमने सुना अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। जो अंकों का जो जोड़ है वो 3 और 4 का गुणज है। जोड़ो, 5 में 7 जोड़ दे, क्या हो जाएगा? 12। 3 में 5 जोड़े 8, 1 में 3 जोड़ा 4, ये 3 और 4 का गुणज है। ठीक है, 3 और 4 का गुणज, देखो 12 क्या हो जाएगा? 3 गुना 4, यानी आंसर आपका पहला ही सही बैठ रहा है। आप लोग समझ रहे हो इसको? सिंपल सा ऑप्शन के थ्रू मैंने इसको सोल्व करा और मेरा आंसर निकल कर आ गया, जैसे जैसे उसने मुझको कहा था। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते अब आपके अगली टाइप के ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कभी तो यहां पर आपको 100 दे देगा, कभी आपसे 48 दे देगा और कभी कभी 250 दे देगा। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में कम से कम 4 बार मैं देख चुका हूं इस क्वेश्चन को। अब इसको सोल्व कैसे करना है? इसको सोल्व करना है आपको मेरे अकॉर्डिंग सोल्व करना है। आप कहोगे सर आपके अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करना है? अब आप लोग देखिए कैसे करना है। देखिए जब भी आपसे फैक्टर पूछा जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां से आपकी 2 टाइप निकलती है जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। जब भी आपको किसी भी नंबर का फैक्टर दिया जाए, चाहे 100 दे, चाहे 1000 दे दे, चाहे यहां पर 48 दे दे, कुछ भी दे दे, अगर आपको जब भी फैक्टर दिया जाए तो उन नंबर का आप लोग शुरू में ही आप लोग उनका एलसीएम निकाल लेना। क्या निकाल लेना? उनका आप लोग एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। निकालते हैं भाई एलसीएम, 100 का एलसीएम निकालो भाई, मेरे साथ एलसीएम निकालो। ठीक है, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। अब यहां से शुरू होती है मेरी ट्रिक। क्या शुरू होती है? यहां से शुरू होती है मेरी ट्रिक। ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं आपको बताने वाला हूं। जी साइट पर लॉगिन नहीं हो रहा है, वो लॉगिन हो जाएगा। मैंने बताया जो साइट है, जो यहां पर मेरा नेट भी है, आज टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, मेरी क्लास भी आज लेट हुई, 1 या 2 घंटे में सोल्व हो जाएगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिए उसकी। ठीक है, उस पर आप लोग जाकर लॉगिन करिए, अपना उसके ऊपर जितना हो सके टेस्ट लगाइए, बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, देखिए जब भी आपसे फैक्टर पूछे उस नंबर का आपको एलसीएम ले लेना है। तो पहला काम आपने एलसीएम ले दिया। एलसीएम लेने के बाद मेरी वाली ट्रिक आपको याद रखनी है, जो भी नंबर जितनी बार आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो नंबर जितनी बार आएगा उसकी पावर उतनी बार लिखेंगे। जैसे यहां पर 2 2 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है, जो नंबर जितनी बार आएगा उसकी पावर उतनी बार लिखेंगे। ठीक है, और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसकी पावर की शुरुआत करेंगे 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये हो गया आपका 2 आ गया। इसी तरीके से 5 की करते हैं, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, आंसर हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लो। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, 2 का हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 5 की 0 है तो इसकी हो जाएगी 1, उसका हो जाएगा आपका 5 प्लस 5 का हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 7, 5 और 1 6 और 25 और 6 31 और आंसर निकल गया 7 7 या 21, 217। पहला आंसर आपका निकल कर आ गया।
तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं था करने के लिए। जब भी एग्जामिनर आपसे फैक्टर पूछे, सबसे पहला काम करो, जिस भी नंबर का फैक्टर पूछे उसका आप लोग एलसीएम ले दो। क्या ले दो? एलसीएम ले दो। और एलसीएम लेने के बाद आप लोगों को मेरी वाली ट्रिक लगानी है कि जो नंबर जितनी बार आएगा उसकी पावर उतनी बार लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर 2 सिर्फ एक बार आता, अगर और 5 सिर्फ एक बार आता, तो पता है क्या काम करते? तो फिर इनकी पावर में एक जोड़कर आंसर निकाल देते। क्या निकालते? इनकी पावर में एक जोड़कर आंसर निकाल देते, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता तो। आई होप आप इस टाइप को समझ गए होंगे। बहुत बार सीटेट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कहूं मैं, क्वेश्चन कम से कम आपके सीटेट के एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, यही वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको एक नंबर दे दिया 3001, अगर इसकी मल्टीप्लाई 101 से करे, इसमें से क्या घटाया जाए? इसमें से x घटा दो, जिससे हमें ये मिल जाए, जिससे हमें ये वाला नंबर मिल जाए। देखिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करना, जो मल्टीप्लाई आएगी फिर यहां पर उसको माइनस कर देना, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्या इतने सिंपल क्वेश्चन की उम्मीद करते हो आप सीटेट के एग्जाम में? बिल्कुल करते हो। क्यों? हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। बेसिकली एग्जामिनर चाहता है कि भाई इसमें जो आप मल्टीप्लाई करो ना, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो। जब आप लोग 3001 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम लगेगा, फिर टाइम लगने के बाद आप इसको इससे माइनस करोगे। ठीक है, तो बेसिकली एग्जामिनर चाहता है आपका टाइम लेना। क्या लेना? टाइम लेना। अब जिसको मल्टीप्लाई करनी आती है, शॉर्ट ट्रिक आती है, वो इसको कैसे सोल्व करेगा? शॉर्ट ट्रिक को वो सीधा करेगा 1 जा 1, उसके अलावा 0 3, ठीक 1, और उसके अलावा 0 3 और 0। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करने से इसका यह आएगा 3000311। देखो शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे सर कैसे कर रहे हो? ठीक है, एक ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, लेकिन अगर आप नॉर्मल भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आपके एग्जाम के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। अगली टाइप आगे सामने आपके क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग निकालोगे खुद, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी महत्तम संख्या आपसे पूछनी है। देखो भाई, निकालो ग्रेटेस्ट नंबर। आपको ब्रैकेट दिए हुए हैं, देखो 2 ब्रैकेट दिए। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था बोर्ड मास के रूल में? कितने ब्रैकेट होते हैं? 4 ब्रैकेट होते हैं। कितने ब्रैकेट होते हैं? 4 ब्रैकेट होते हैं। ये होता है आपका लाइन ब्रैकेट, ये वाला होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, और ये वाला होता है आपका बिग ब्रैकेट। 4 ब्रैकेट बताए थे, तो 2 ब्रैकेट आपको दिए हुए। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 2 में 2 जोड़े 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और उसके बाद 16 का भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 16 का स्क्वायर होता है। 2 में 2 जोड़े 4, 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 256 सबसे बड़ा नंबर है। आंसर आपका फर्स्ट निकल कर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। चलिए फ्रेंड्स, अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग निकालिए खुद से। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न में से कौन सी है? अब यहां पर 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक बच्चा पता क्या काम करेगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे डिवाइड करेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, इसे आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर यहां पर अगर आपको क्वेश्चन बड़ा दिया होता ना, कि 1 से 20 अगर आपको दिया होता, तो आपका टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा आपको बहुत ज्यादा। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप सीधा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनको सोल्व करना। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करना, कि भाई 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कौन कौन से नंबर है? 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है। अब इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा? देखो बड़े वाले से शुरुआत कर लो, बड़े नंबर से करो। 2520 को 9 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 18, और 18 के बाद 2 9 6 72। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। देखो 9 दूनी 18, 9 6 72 0, ये डिवाइड हो गया, इससे 9 से हो गया। 8 से करके देखो, 8 3 24, और 24 के बाद 1 2 8 के बाद 8 5 40, 8 से भी हो गया। 7 से करके देखो, 7 3 21, 21 के बाद 4 7 6 42, 7 से भी हो गया। 6 से करके देखो, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 6 से भी हो गया। 5 से तो अपने आप ही हो रहा है। 4 से करके देखो, 4 6 24, 4 3 12, 4 से हो गया। 3 से करके देखो, 3 6 24, 3 चौक 12, 2 से तो अपने आप ही हो गया। तो देखो फ्रेंड्स,
2520 वो नंबर है जो सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या काम करा, मैंने शुरुआत से इनको डिवाइड करना नहीं शुरू करा, मैंने सीधा बड़े नंबर से डिवाइड करना शुरू करा। अगर बड़े से होता चला जाएगा तो समझ जाओ आपका टाइम जल्दी निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन को लेने का मकसद मेरा ये था कि ताकि आपको बता सकूं, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करिए, ना कि पूरा इसको सोल्व करिए, टाइम ले जाएगा। अगर 1 से 10 की जगह 1 से आपसे 50 पूछ लेता तो क्या काम करता आप लोग, लंबा बैठ जाता क्वेश्चन। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने जितने क्वेश्चन लिए थे, जितनी टाइप ली थी जो आपके मैथ्स में पूछी जाती है, सभी मैंने आपको बता दी। मैंने आपको जितनी भी टाइप आपके सीटेट के एग्जाम में आज तक पूछी गई है, उन सभी टाइप से आपका एक एक क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करा दिया। शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, जो जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह से संबंधित है। शुरुआत में कुछ उनकी बेसिक प्रॉपर्टी बताई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन ओड नंबर वगैरह सब बता दिए। तो जो आपकी जो बेसिक चीज थी, जो आपकी बेसिक जानकारी थी, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी बता दी। अब सीधा आपको क्या काम करना है, अब सीधा आपको इनकी जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर जब आप लोग उठाओगे और मेरे वाले तरीके से आप लोग सोल्व करोगे, आप कहोगे सर कितना जल्दी सोल्व हो रहा है हमारा, ठीक है, और बड़े इजीली तरीके से हो जाएगा। तो मैथ्स के अंदर आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, 15 में से पूरे 15 नंबर आप लोग लेकर आ जाओगे। भले ही पेडागोजी में 1-2 नंबर आपका कट जाए, बड़े बड़े क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पूरे 15 में से 15 आपके आ जाएंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग करिए, जो नोट्स में आपको दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर उन पर प्रैक्टिस करिए, और इस सॉफ्टवेयर के ऊपर तो हो सके जितना हो सके प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आपका ऑनलाइन है, और मैंने आपको बताया पेपर में, आपको जब पेपर देने जाओगे तो आपको एक पेपर मिलेगा, इस पेपर के ऊपर अपना रफ काम करना। जो भी आपका रफ काम रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करना है, तो आपको एक पेपर मिलेगा, इसके ऊपर करते जाना। अगर आपका पेपर खत्म हो जाए ना तो शर्माना मत एग्जाम के अंदर कि नहीं मुझे तो शर्म आ रही है, पता नहीं मैडम क्या सोच गया यार कि दूसरा पेपर मांग रहा है। दूसरा भी मांग लेना, ठीक है, ऐसे मत शर्माना, क्योंकि एक पेपर में आप लोगों की कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी सारी की सारी, तो दूसरा पेपर भी आप लोग मांग लेना, कभी शर्म के चक्कर में रह जाओ वहां पर, ठीक है। ये मेरी बात ध्यान रख लेना। तो ऑनलाइन पेपर में आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। बाकी आप लोग इस पर जाकर प्रैक्टिस करिए। sachinacademy.com, या आप लोग सर्च करिए गूगल में, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कुछ भी आपके पास हो, सभी में आपका खुल जाएगा। और यहां पर जाकर आप लोग इसकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका एग्जाम निकलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर जो आपकी मैथ्स होती है उससे रिलेटेड सभी टाइप मैंने आपको बता दी, जो जो आपके टाइम पूछी जाती है। मेजरमेंट बताया, टाइम बताया, ओड इवन नंबर आपको बताए, ठीक है, आपके स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताए, सभी आपके बता दिए, ठीक है। फ्रैक्शन आपको बताया, फ्रैक्शन किस तरीके से आपको सोल्व करना है। यही चीज आपके एग्जाम में आनी है। और मैथ से बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। क्या नहीं करना, डरना नहीं है। आपका मैथ्स बड़ा इजी आएगा, आसान आता है बड़ा मैथ्स। सीटेट के एग्जाम में बहुत आसान मैथ्स आता है। इनफैक्ट आपके टेट में मुश्किल आ जाता है, जैसे यूपी टेट का हो गया या दूसरे टेट के एग्जाम हो गए, लेकिन सीटेट का तो बहुत आसान मैथ्स आता है, ठीक है। यही चीज करनी है। आज की वीडियो के अंदर जितनी टाइप आपको बताइए उनको इस वीडियो को एक बार और देख लो, और एक बार देखने के बाद फिर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए आप लोग, जो मैंने आपको अपना सॉफ्टवेयर दिया है इसके ऊपर जाकर, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में खत्म करता हूं, और कल मिलता हूं आपको दूसरी मैराथन क्लास के साथ। ठीक 6 बजे मिलूंगा। कल मैराथन क्लास ठीक 6 बजे मिलूंगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत लेट हुआ, जैसा आज लेट हो गया, मैंने बताया ना आज टेक्निकल दिक्कत हो गई, आज थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से आज मेरी क्लास भी लेट हुई, और आज सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी चीज थी थोड़ी स्लो हो गई, ठीक। लेकिन ये 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगी, बेफिक्र रहिए। और कल भी आपकी ठीक 6 बजे आपकी मैराथन क्लास में आपकी लगाऊंगा, तो आप लोग ठीक 6 बजे कल आ जाना, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो लगे तो इसको जितना हो सके शेयर करिए। इस वीडियो को जितना हो सके फ्रेंड्स शेयर करा करिए अपने ग्रुप के अंदर, जो भी आपके ग्रुप है। और लाइक तो बिना कहे आप लोग कर दिया करो, क्योंकि मैं कभी कहता भी नहीं हूं वीडियो के अंदर करने के लिए, तो लाइक आप लोग कर दिया करो, ठीक है जी। हाँ, संस्कृत की भी मैराथन क्लास होगी, आपकी संस्कृत की होगी, टेंशन मत लीजिए। अब आपकी देखो, हिंदी तो मैंने कराई थी, संस्कृत बची है, अब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बची है, दोनों की कराऊंगा। आपकी सोशल साइंस बची है मैराथन क्लास, और आपकी साइंस बची है, इनकी मैराथन क्लास आपको दूंगा। आपके एडमिट कार्ड से पहले देखो मैंने आपको कितने सब्जेक्ट की मैराथन क्लास करा दी है। जो भी मैराथन क्लास आपको लेनी हो, सीडीपी लेनी हो, ईवीएस लेनी हो, मैथ्स लेनी हो, यूट्यूब पर सर्च मारा करो, और साथ में मेरा नाम जरूर लिख दिया करो, सचिन या फिर सचिन चौधरी, पूरा नाम लिख दिया करो, आपको सभी मिल जाया करेगी, ठीक है जी। अब बताइए, मैथ्स में क्या आपको डर लगा? आज की वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको मैथ्स पढ़ाई है, क्या वाकई में आपको मैथ्स से डर लगा कि डरने की बात है, नहीं हम इसको नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे? बताइए, कोई डरने वाली बात है इसके अंदर? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलता हूं इसी टाइम पर किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जितना हो सके इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।